एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग सीसैट के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने ऑलरेडी 2013, 2014, 2015 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग 2016 के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं टैकल करूँगा। ठीक है। रीजनिंग के अलावा एक कंप्रीहेंशन का सेक्शन बचता है, वो सेक्शन मैं अभी नहीं करवाता हूँ क्योंकि वो सेक्शन आपको खुद करना होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए। क्यों? क्योंकि पुराने लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताए हैं जो मैं आज के लेक्चर में यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये एक वेब सीरीज़ की तरह है कि पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप फोर्थ एपिसोड में डायरेक्ट नहीं आ सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 2013, 14 और 15 के क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद 2016 के क्वेश्चंस देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक देख लिया है तो वो हमारे साथ इस कड़ी में बने रहिए। और आज हम लोग 2016 के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2016 के सारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, A8 grapes and pineapples, B8 grapes and oranges, C8 oranges, pineapple and apples, D8 grapes, apple and pineapple. After taking fruits, B and C fell sick. ठीक है, कौन कौन बीमार पड़ा? B और C। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ देखना है कि जो B और C ने ही खाया है और किसी ने नहीं खाया है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या खाया है। सबसे पहले ए ने क्या क्या खाया है? ए खाया है G एंड P, ठीक है, ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। उसके बाद बी ने क्या क्या खाया है? G एंड O, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। सी ने क्या क्या खाया है? सी ने खाया है O, P एंड A, ठीक है। O, P एंड A मतलब O मतलब ऑरेंजेस, P मतलब पाइनएप्पल एंड A मतलब एप्पल, ठीक है। उसके बाद डी ने क्या खाया है? डी ने खाया है GAP, ठीक है। GAP मतलब क्या? ग्रेप्स, एप्पल्स एंड पाइनएप्पल्स। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हमें देखना है कि बी और सी ने ऐसा कौन सा एक फ्रूट खाया है जो सिर्फ इन्होंने ही खाया है और किसी ने नहीं खाया है। ये हम देख सकते हैं। देखो, ये जो O है वो सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी ने खाया है। ऑरेंजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने खाया है और किसी ने नहीं खाया है। तो अगर हम लोग ऑरेंजेस को अगर बी और सी ने ऑरेंजेस खाया है और सिर्फ उन्होंने खाया और वो बीमार पड़े हैं तो ये ज़रूरी है कि वो ऑरेंजेस से ही बीमार पड़े हैं। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑरेंजेस। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन अ कंट्री कंपेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। डेथ रेट जो है वो फास्टर डिक्लाइन कर रहा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। उसके बाद बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट। देखो, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। इन चार स्टेटमेंट से हम कौन से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग कंपेयर टू बर्थ रेट। तो बर्थ रेट भी तो एक फैक्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण तो नहीं। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्टर को कंसिडर कर रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट ओनली। देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एक ट्रिक है जो 99% काम करेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये 100% काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ओनली 99% काम करेगा और यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें क्या है कि जहाँ पर भी ओनली स्टेटमेंट आए, जहाँ पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए, दैट इज़ 99% रॉन्ग, ठीक है। दैट इज़ 99% रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन बर्थ रेट ओनली, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्यों नहीं है। देखो, सिर्फ और सिर्फ डेथ रेट के कारण क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है? नहीं, बर्थ रेट के कारण भी तो कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ बर्थ रेट के कारण कर रही है क्या? नहीं, डेथ रेट के कारण भी तो कर रही है। दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और रूरल अर्बन माइग्रेशन के कारण भी तो कर रही है, ठीक है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट दैन इन बर्थ रेट। देखो, ये स्टेटमेंट
ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट दोनों तो सेम ही सेम है, और जब दोनों स्टेटमेंट सेम है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आई? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ पर्सन वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स रैन इधर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट फॉर्मिंग अ ग्रिड। ठीक है, एक ग्रिड बना रहे हैं, बात समझ में आई? ठीक है, रोड्स आर एट एन पैरेलल ऑफ 1 किलोमीटर ईच, जो रोड्स हैं वो 1-1 किलोमीटर के पैरेलल पे चल रहे हैं। ठीक है, ही स्टार्टेड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ग्रिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ग्रिड बनाते हैं, अगर वो पर्सन है, कोई पर्सन है, अ पर्सन वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस, जहाँ पर सारे जो ग्रिड्स हैं वो 1-1 किलोमीटर के डिफरेंस में, मतलब ये जो डिफरेंस है ये 1 किलोमीटर का है। बात समझ में आई? कितने का डिफरेंस है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब उसके बाद क्या बोला है, रोड्स आर एन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ईच। अब सबसे पहले जो पर्सन है एक्स है, मान लीजिए पर्सन एक्स है, ही स्टार्टेड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स, ये कहीं भी एक ग्रिड से स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ही ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ मतलब फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर एंड थर्ड किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, वो यहाँ से शुरू किया एंड ही रीच्ड दिस प्लेस। ठीक है, डन। उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब इस तरफ, वेस्ट मतलब इस तरफ। ठीक है, तो 3 किलोमीटर वेस्ट यानी 1, 2 एंड 3, ये सारे 1-1 किलोमीटर के डिफरेंस में, ये बात याद रखना। तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 4 किलोमीटर साउथ, उसके बाद 4 किलोमीटर साउथ, 1, 2, 3 एंड 4, सो ही रीच्ड दिस प्लेस। ठीक है, अब उसे विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसे यहाँ से इस पोजीशन से एक्स डैश से उसे इस पोजीशन पर जाना है, तो वो किस तरीके से जा सकता है। देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। देखो, और इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का, और इन दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का। ठीक है, अगर वो 1 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, और 3 किलोमीटर ईस्ट गया तो वो पहुंच जाएगा। तो 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बात समझ में आई? अगर आप ग्रिड बनाओगे, मान लो इसको पूरा ग्रिड कंप्लीट करते हो, ऐसे 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 ऐसे, अगर वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, जी बिल्कुल पहुँच जाएगा। 1 किलोमीटर नॉर्थ, अब यहाँ से नॉर्थ जाएगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वी शैल गो ईदर फॉर अ पिकनिक और फॉर अ ट्रैकिंग। देखो इसने क्या बोला है कि या तो मैं पिकनिक की तरफ, या तो मैं पिकनिक जाऊँगा, या तो मैं ट्रैकिंग पे जाऊँगा। ठीक है, इसने कोई भी एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं दिए कि मेरे को या तो मेरे को पिकनिक जाना है या मेरे को ट्रैकिंग ही जाना है। ठीक है, तो ये दोनों में से एक जगह जाएगा, या तो पिकनिक जाएगा या ट्रैकिंग जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि या तो वो पिकनिक जाएगा या तो वो ट्रैकिंग जाएगा। ठीक है, अब देखो, वी गो फॉर पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, वी गो फॉर पिकनिक। अब देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड फॉल्सिफाई दिस क्लेम, अगर इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत कर देगा ऊपर वाले स्टेटमेंट को। वी गो फॉर पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, वो तो जाएगा ही जाएगा। देखो या क्या बोला, या तो वो पिकनिक जाएगा या वो ट्रैकिंग जाएगा। अगर वो पिकनिक जाएगा तो ट्रैकिंग नहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत स्टेटमेंट पता करना है। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक, ट्रैकिंग आर इनकरेज्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़। देखो अब वो बता रहा है कि ऐसा हेल्थ अथॉरिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, क्योंकि वो ये सब हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, सीसेट में आपको एक वाइडर कैनवस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, उसके बाद वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही हो, क्यों? क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहा है, तो बात ये भी सही हो सकता है। ठीक है, चलो डन। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं, वी डू नॉट गो ईदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। मैं पिकनिक भी नहीं जाऊँगा, मैं ट्रैकिंग भी नहीं जाऊँगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। उसने क्या बोला, या तो मैं पिकनिक जाऊँगा या तो मैं ट्रैकिंग जाऊँगा। वो कहीं ना कहीं एक जगह तो ज़रूर जाएगा। बात समझ में, वो कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर जाएगा। तो वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो डी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है। इफ़ ट्रू वुड फॉल्सिफाई दिस क्लेम। ठीक है, फॉल्सिफाई मतलब उस क्लेम को फॉल्सिफाई कर देगा, मतलब वो हमें गलत स्टेटमेंट पता करनी है। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देयर आर 50 फैकल्टी मेम्बर्स। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या देखा है, 50 फैकल्टी मेम्बर्स है, जिसमें कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद 50 फैकल्टी कंप्राइजिंग ऑफ 30 मेल्स एंड द रेस्ट फीमेल्स। तो मेल्स कितने हो गए और मेल्स कितने हो गए और फीमेल्स कितने हो गए? मेल्स कितने हो गए 30, फीमेल्स कितने हो गए 50 है, तो कितने फीमेल्स हो जाएंगे 20 फीमेल्स हो जाएंगे। डन। नो मेल मेंबर्स फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक। अब ऐसा कोई मेल मेंबर नहीं है जिनको म्यूजिक आता था, बट मेनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स डिड। लेकिन बहुत सारे फीमेल फैकल्टी मेंबर्स को म्यूजिक आता था, ठीक है। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर्स टू अ टी पार्टी बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब एक लॉट का मतलब मैंने पहले भी समझाया था। लॉट का मतलब क्या होता है? लॉटरी होता है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। लॉटरी में प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। अब ऐसा हुआ है कि कुछ मेंबर्स को म्यूजिक आता ही नहीं था। देखो अब ऐसा इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पता चला है? इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये पता चला है कि देखो मेल्स को तो म्यूजिक आता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल म्यूजिक नहीं आता। फीमेल में से कुछ फीमेल्स को आता, मान लो 50% फीमेल्स को आता है, 50 को नहीं आता। एक नंबर एज्यूम कर रहा हूँ मैं, जस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं कि 50 है, ठीक है। हो सकता है कि वो 99 हो और 1% को ही नहीं आता हो, या 99% को आता हो और 1% को नहीं आता हो, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ मेंबर फीमेल्स हैं जिन्हें म्यूज़िक नहीं आता है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द बट मेनी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स डिड। मैनी है, ऑल नहीं है। यहाँ पर मैनी स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैनी है, ऑल नहीं है, ठीक है। ऑल नहीं है तो मैनी है, तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे को आता है लेकिन सबको नहीं आता है, ठीक है। तो फीमेल्स में से कुछ फीमेल्स को नहीं आता है और कुछ फीमेल्स को आता है, ठीक है। कुछ फीमेल्स को म्यूज़िक आता है और कुछ फीमेल्स को म्यूज़िक नहीं आता है, ठीक है। अब उसमें मेंबर्स को पार्टी में ड्रॉ किया गया है और उसमें से किसी को भी गाना नहीं आता है। तो क्या हो सकता है? या तो वो मेल्स में से, पूरे मेल में से कोई हो सकते हैं, या तो वो फीमेल में से कोई हो सकता है, ठीक है। या तो मेल में से कोई हो सकता है या फीमेल में कोई हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कौन है, कौन से सेक्शन से आया, ठीक है। अब द कंक्लूजन इज़ दैट द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली। क्या मेल फैकल्टी मेंबर्स से कंप्राइज हो सकता है? नहीं, क्योंकि फीमेल्स भी तो हैं जिनको म्यूजिक नहीं आ सकता। उन्हीं को उठा लिया हो, क्या पता उन्हीं को उठा लिया हो, ठीक है, हमें नहीं पता, हु नोज। द पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग इन म्यूजिक। क्या सिर्फ और सिर्फ फीमेल को बुलाया? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेल को बुलाया हो, तो ये भी नहीं हो सकता। द पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स। ऐसा भी हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना कि मेल और फीमेल फैकल्टी मेंबर दोनों को बुलाया गया है। अब ऐसा हो सकता है कि वो पूरे पूरे फीमेल को बुलाया हो सकता है पूरे पूरे मेल को बुलाया हो, हमें नहीं पता। डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं कह सकते, ठीक है। नो, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी। जी बिल्कुल, यही स्टेटमेंट सही है कि हम किसी के भी जेंडर को हम बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन बुलाया गया है, ठीक है। बात समझ में? आगे देखते हैं 12वां नंबर सवाल। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है? 5 पीपल A B C D and E, कितने हैं? 5 पीपल है, ठीक है। आर सीटेड इन अ राउंड टेबल। अब राउंड टेबल में उन्हें बैठा दिया गया है। हर चेयर इक्वल डिस्टेंस पे है, एवरी चेयर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एडजेसेंट चेयर, ठीक है। उसके बाद अब कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है? देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया, C इज सीटेड नेक्स्ट टू A। देखो, अगर ऐसा है तो हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। कैसी डायग्राम? कि सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। C इज सीटेड नेक्स्ट टू A। सबसे पहले A को यहाँ पे सीट कराओ और उसके बाद C को सीट कराओ। तो C इस साइड भी हो सकता है और C इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये दोनों साइड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। A इज सीटेड नेक्स्ट टू 2 सीट्स फ्रॉम D। अब A जो है D के 2 सीट के बाजू में खड़ा है, बाजू में बैठा है। तो D के 2 सीट मतलब क्या? वो इस तरफ से भी जा सकता है, वो इस तरफ से भी जा सकता है, वो इस तरफ से भी जा सकता है। बात समझ में? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तो अगर वो 2 सीट्स फ्रॉम D है, अगर वो इस तरफ से जा रहा है, मतलब फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड अगर वो जा रहा है तो हमें कहाँ पे D लेके जाएंगे? हमें D लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन को छोड़ के यहाँ पर कहीं पे D बैठेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर D बैठेगा, लेकिन यहाँ पर D हम कन्फर्मली नहीं बैठा सकते हैं, ये याद रखना। हम D को यहाँ पर कन्फर्मली नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है तो सीट इधर से भी घूम रहा हो सकता है सीट इधर से घूम रहा हो और C यहाँ पर ही बैठा हो, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से भी घुमा सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो राइट हैंड साइड से घुमा रहे हैं तो हमें टोटल कितनी सीट्स है? टोटल 5 सीट्स हैं और यहाँ पर 3 सीट्स हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिए। तो 1 2 सीट्स हमें प्लेस किए हैं। 2 सीट्स अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सीट्स हो गई। सॉरी, यहाँ पर 1 सीट्स को अगर हम कम करते हैं, मान लो इस सीट को हम कम कर देते हैं,
अरे यार सॉरी वेट लेट मी ब्रिंग दिस डायग्राम अगेन। यहाँ पर ए को सीट कराया, यहाँ पर सी को सीट कराया। अब 5 सीट्स बता लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेम गोज विद दिस सिचुएशन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सी को एक तरफ इस तरफ सीट कराया तो सी को इस तरफ सीट कराया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम सी को इस तरफ सीट कराते हैं तो डी किस साइड बैठ सकता है, 1 सीट्स 2 सीट्स छोड़ के यहाँ पे डी बैठेगा। और यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1 सीट 2 सीट यहाँ पर भी डी बैठ सकता है, इस जगह पर भी डी बैठ सकता है, ठीक है। तो दोनों डी कहीं से भी बैठ सकता है। सेम इसमें भी अगर डी को बैठाना हो तो इस साइड भी बैठ, यहाँ पर 1 सीट छोड़े 2 सीट छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर डी बैठेगा बिल्कुल। अगर हम इधर से जाएं तो 1 सीट छोड़े 2 सीट छोड़े तो यहाँ पर डी बैठेगा, तो यहाँ पर भी डी बैठ सकता है। तो डी दोनों में से कहीं पे भी बैठ सकता है। बात समझ में, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। बी इज सीटेड नॉट नेक्स्ट टू ए, बी को यहाँ पर नहीं बैठाना है, यहाँ पर बी को नहीं बैठाना है, क्योंकि यहाँ पर तो सी ऑलरेडी है, यहाँ पर तो सी ऑलरेडी है, तो यहाँ पर तो बी बैठ ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर बी नहीं बैठाना है, तो बी यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। ओके डन। उसके बाद भी यहाँ पर इस सिचुएशन में भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमें बी को नहीं बैठाना है, ठीक है। तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, ठीक है। जहाँ पर भी डी बैठेगा उसके ऑपोजिट में बी बैठेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब एक और बच गया, कौन बच गया, ई बच गया। तो ई कहाँ बैठेगा, ई बैठेगा यहाँ पर, जहाँ पर बी नहीं बैठ सकता था, और यहाँ पर भी ई बैठेगा, तो यहाँ पर भी ई बैठेगा। बात समझ में आई, ठीक है डन। अब उसके बाद हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें कुछ चीज़ें बतानी है जो ट्रू होंगी, ठीक है। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, क्या क्या है। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, देखो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, अगर हम इस कंडीशन में लेते हैं यहाँ पर, तो डी और बी तो हमेशा बाद में बैठेंगे। अगर यहाँ पर बी बैठेगा तो यहाँ पर डी बैठेगा, और यहाँ पर बी बैठेगा तो यहाँ पर डी बैठेगा। तो ऐसा सिचुएशन में तो दोनों पास पास ही बैठ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में तो सही बैठ रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। और सेकेंड स्टेटमेंट में देख लो, यहाँ पर भी देखो डी और बी हमेशा साथ साथ है। अगर यहाँ पर डी है तो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर डी है तो यहाँ पर बी है, और कहीं तो डी और बी बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सिचुएशन में एकदम राइट बन रही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। अब देखो ई किसी भी कंडीशन में नेक्स्ट टू ए ही बैठेगा, ई किसी भी कंडीशन में नेक्स्ट टू ए ही बैठेगा, या तो फर्स्ट कंडीशन लो या सेकंड कंडीशन लो, हमेशा ए जो है ई के बगल में ही बैठेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही होती है। उसके बाद डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, डी और सी क्या 2 सीट से सेपरेटेड है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी क्या डी और सी 2 सीट से सेपरेटेड है, नहीं। अगर आप इस कंडीशन में भी लेते हो तो 1 सीट से सेपरेटेड है, इस कंडीशन में भी लेते हो तो 1 सीट से सेपरेटेड है, 2 सीट से तो बिल्कुल कहीं कंडीशन बैठ ही नहीं रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, 1 and 2 ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 and 2 ओनली। बात समझ में आई। अगर आपको ये ऑफर सबके लिए है, अगर किसी भी पर्सन को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो हमें कमेंट में लिखे, मैं उसे ये इंश्योर करूँगा कि अगला क्लास में जो भी मैं क्लास लूँ सी सेट का, उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चंस लूँ वो यही लूँ कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ठीक है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स, 5 हॉबी क्लब्स है, ठीक है, इन अ कॉलेज। कौन कौन से, फोटोग्राफी है, याचिंग है, चेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड गार्डनिंग है। तो 5 हॉबी क्लब्स है, ठीक है। द गार्डनिंग क्लब्स मीट एवरी सेकेंड डे। देखो एवरी सेकेंड डे का मतलब क्या होता है, आज को छोड़ के कल। तो एवरी सेकेंड डे का मतलब होता है कि आज को छोड़ के मतलब आज, कल को आज के बाद कल को छोड़ के परसों, ठीक है। तो एवरी सेकेंड डे मतलब परसों हुआ। लेकिन वो डेज़ में जब हम लोग काउंट करते हैं, जब हम लोग इसी चीज़ को डेज़ में काउंट करते हैं, देखो मान लो मंडे है, मंडे को छोड़ के एवरी सेकेंड डे मतलब वो वेडनेसडे को मिल रहा है, ठीक है, मंडे को छोड़ के वेडनेसडे को मिल रहा है। लेकिन हम लोग डेज़ कितना काउंट करेंगे, इसमें 2 डेज़ नहीं काउंट करेंगे, इसमें 1 डे ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंड डे जो होता है ना वो 1 डे का डिफरेंस होता है, 1 डे का डिफरेंस होता है, ठीक है। सेम अगर 3 डेज़ का बात कर जाए, जैसे मीट्स एवरी 3 डेज, तो कितना दिन काउंट करेंगे, 2 डेज़ काउंट करेंगे। सेम अगर चेस जो है एवरी 4 डे में मिलता है, तो अगर 4 डे लिखा हो तो कितना दिन काउंट करेंगे, 3 डेज़ काउंट करेंगे। याचिंग क्लब्स मीट एवरी 5th डे, तो 5th डे लिखा है तो कितना काउंट करेंगे, 4 डे काउंट करेंगे। और फोटोग्राफी क्लब्स मीट एवरी 6th डे, 6th डे लिखा है मतलब 5 दिन काउंट करेंगे, ठीक है। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज ऑल द 5 ग्रुप मेंबर्स मीट ऑन द सेम डे विद इन द 180 डेज। देखो अब हमें ये बताना है कि 180 दिन में वो लोग पाँचों जो ग्रुप है वो कितनी बार मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है
मैंने पहले भी करवाए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले जाकर उन्हें देखिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी ऐसे होता है ना कि कोई साइमल्टेनियस एक्शंस बार बार होते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम अगर हम लोग इसका निकालें, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम लगभग देखो, सबसे पहले 2 से भेजो, 1 1 3 2 एंड 5, दैट्स ऑल। इतना ही जा सकता है, इसके अलावा और जा ही का ही नहीं। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो 60 डेज़ में वो लोग अगर वो लोग फर्स्ट डे को सब एक साथ मिल रहे हैं तो 60 दिन के बाद फिर से सब एक साथ मिलेंगे। बात समझ में आई? तो वो 60 दिन बाद फिर से मिलेंगे, और 60 दिन बाद जब वो फिर से मिलेंगे तो अगेन वो फिर से नेक्स्ट कब मिलेंगे, फिर वो 120 दिन बाद मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट कब मिलेंगे, फिर 60 दिन बाद, मतलब 180 दिन में बाद मिलेंगे। तो लोग कितनी बार मिलेंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड बार, थर्ड बार, तो वो 3 दिन मिलेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द ग्रुप मीट्स, कितनी बार मिलेंगे, वो 180 दिन में 3 बार मिलेंगे। बात समझ में? कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि देयर आर सम नेक्टर फील्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री and some bees are hovering on it। ठीक है, if one bee lands on each flower, देखो हर एक फ्लावर पे लैंड कर रहा है, one bee will be left out। ये बात समझ में आई? देखो इसका मतलब क्या कि बीज जो हैं, इससे क्या समझ में आई कि बीज आर ग्रेटर देन फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि हर एक बी, मान लो ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं और ये बीज हैं, ठीक है, ये बीज हैं। इसमें क्या बोला है कि इफ़ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर मान लो ये एक बी है, बी नंबर 1, बी नंबर 2, बी नंबर 3, बी नंबर 4, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3। अगर बी नंबर 1 1 पे लैंड करता है, 2 2 पे लैंड करता है, 3 3 पे लैंड करता है, तो 1 बी विल बी लेफ्ट आउट। ये लिखा है 1 बी विल बी लेफ्ट आउट। ये बात समझ में आई? ठीक है, इफ़ 2 बी लैंड ऑन ईच फ्लावर, देखो 2 बी लैंड ऑन ईच फ्लावर, मतलब मान लो अगर 2 बीज हैं वो ईच फ्लावर में लैंड करते हैं, तो 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। अब देखो अगर इन दोनों को इन दोनों पे लैंड करा दिए, इन दोनों को इन दोनों पे लैंड करा दिए, तो 1 फ्लावर हमेशा लेफ्ट आउट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? देखो अगर हम लोग सिंपली देखें तो ये सिचुएशन तो फुलफिल ही कर दे रही है। कैसे फुलफिल कर दे रही है कि 3 अगर फ्लावर्स हो, 3 फ्लावर्स हो और 4 बीज हो, तो कितने होंगे? देखो 3 फ्लावर्स हो और 4 बीज हो, यही सिचुएशन है यहाँ पर। ये सिचुएशन तो फुलफिल ही कर दे रही है, ठीक है। देखो इसमें कैसे फुलफिल कर रही है, अगर फ्लावर नंबर 1 पे 1 और 2 नंबर बी बैठ जाती है, फ्लावर नंबर 2 पे 3 और 4 नंबर बी बैठ जाती है, तो फ्लावर नंबर 3 तो खाली ही रह जाएगा। जी बिल्कुल खाली रह जाएगा। तो यही तो बात बोली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दैट इज द नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 3 है। फ्लावर्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ बीज 4 है नंबर ऑफ बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देयर आर 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप, पी क्यू आर एस एंड टी। कितने पर्सन है? पी क्यू आर एस टी कितने हैं? टोटल 5 पर्सन्स है, ठीक है। द ग्रुप हैज़ 1 डॉक्टर, 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट, ठीक है। 1 डॉक्टर है, 1 लॉयर है एंड 1 आर्टिस्ट है, ठीक है। और टोटल कितने पर्सन है? 5 पर्सन्स है। तो अभी तक हमें कितने प्रोफेशंस पता चले हैं? 3 प्रोफेशंस पता चले। कौन कौन से प्रोफेशंस पता चले? डॉक्टर पता चला है, लॉयर पता चला है और आर्टिस्ट पता चला है। बात समझ में आई? ठीक है। P एंड S आर अनमैरिड स्टूडेंट। अब हमें एक और प्रोफेशन पता चल गया। कौन सा प्रोफेशन? अनमैरिड स्टूडेंट्स का। तो टोटल कितने प्रोफेशंस पता चल गए हमें टोटल 4 प्रोफेशंस पता चल गया। और कितने स्टूडेंट्स है? 5 है, जिसमें से 2 जन तो एक ही प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है, दैट इज स्टूडेंट्स। तो P और S तो स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो P और S तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकते, ना डॉक्टर हो सकते ना कुछ हो सकते, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। T इज अ मैन मैरिड टू 1 ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। T एक आदमी है, ठीक है। टी जो है एक आदमी है और वो किसी न किसी एक मेंबर से मैरिड किया है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब Q इज़ द ब्रदर ऑफ P। Q जो है वो ब्रदर ऑफ P है और Q जो है नीदर डॉक्टर है नॉर आर्टिस्ट है। तो इससे एक बात समझ में आती है क्या? Q ना तो स्टूडेंट है, ना डॉक्टर है और ना आर्टिस्ट है। तो Q क्या हो सकता है? Q एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज़ लॉयर। बात समझ में आई? Q क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ लॉयर हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक और चीज़ क्या बताया गया है कि R इज़ नॉट अ डॉक्टर, और R डॉक्टर नहीं है और R लॉयर भी नहीं हो सकता क्योंकि Q ऑलरेडी लॉयर बन चुका है और R डॉक्टर है। तो अब क्या बचा? वो डॉक्टर भी नहीं है, वो लॉयर भी नहीं है, तो अब क्या बचा? R आर्टिस्ट बच गया। R इज़ द आर्टिस्ट। बात समझ में आई? R जो है वो आर्टिस्ट हो सकता है।
तो अभी हमें क्या क्या पता चला है, क्यू लॉयर, आर आर्टिस्ट, और दो बच्चे कौन, पी एंड एस, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं और ये दोनों अनमैरिड हैं। ये बात समझ में आई, ये दोनों अनमैरिड हैं। उसके अलावा क्या पता चला, पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर एस एंड टी। अब टी बचता है, टी क्या हो सकता है, टी क्या हो सकता है, टी क्या हो सकता है, टी डॉक्टर होगा। टी क्या होगा, वो डॉक्टर होगा। बात समझ में आई, टी कौन होगा, वो डॉक्टर होगा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमें और क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि पी और एस जो है वो अनमैरिड है, ये अनमैरिड है, ठीक है, ये जो है अनमैरिड है। ये बात समझ में आ गई। अब और एक क्या पता चला है, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी। क्यू जो है वो एक मेल है, क्यू जो है वो एक मेल है, ठीक है, क्यू जो है वो एक मेल है, ठीक है, क्यू मेल है। और आर ने किसी के साथ शादी की है, टी ने किसी के साथ शादी की है, टी इज़ अ मैन, टी भी एक मैन है, टी भी एक मैन है, ठीक है। तो अब मैन तो शादी कर नहीं सकते और पी और एस तो ऑलरेडी अनमैरिड है, तो मैन तो शादी नहीं कर सकते। और टी जो है वो किसी न किसी ग्रुप मेंबर से जुड़ा हुआ है, वन ऑफ द ग्रुप मेंबर से शादी की हुई है। तो टी किससे शादी की होगी, आर से शादी की होगी। ये बात समझ में आएगी, टी जो है वो आर से शादी की होगी और आर क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। मेल यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि मेल शादी करे, यहाँ पर हम वो कंसेप्ट लगाएंगे कि मेल और फीमेल शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें, हमें सारा डॉक्यूमेंट्स पता चल गया, सारा चीज़ हमें पता चल गया। अब हमें क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, टी इज़ द डॉक्टर, तो टी इज़ द डॉक्टर। हु इज़ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, आर इज़ द आर्टिस्ट, ठीक है। हु इज़ द स्पाउस ऑफ आर, स्पाउस ऑफ आर कौन है, स्पाउस ऑफ आर कौन है, तो वो हो जाएगा टी, ठीक है। टी ही शादी की हुई है, ये दोनों शादी किए हुए हैं, तो स्पाउस ऑफ आर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। हु इज़ द लॉयर, लॉयर कौन है इनमें से, अब देख लो लॉयर कौन है, क्यू इज़ द लॉयर, क्यू इज़ द लॉयर। बात समझ में आएगी। हु इज़ डेफिनेटली अ मेल, हु इज़ डेफिनेटली अ मेल, कौन डेफिनेटली अ मेल है, या तो टी होगा, या तो टी होगा, या तो क्यू होगा, ठीक है। तो टी कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो इट इज़ डेफिनेटली क्यू, ठीक है। चलो आगे खत्म, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है। द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे। एक दिन में वो 1,000 क्वांटिटी बनाती है और 19,000 उन्हें बेचना है, लेकिन हर दिन जो बनाते हैं उसमें से 5% अनफिट होता है, क्योंकि वो सेल नहीं करेंगे। 5% अनफिट होता है, वो सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1,000 का 5% निकालें, 1,000 का वो 5% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 50 हो जाता है। और 1,000 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। तो वो एक फॉर्म जो है वो एक दिन में कितना बना रहा है, वो 950 बना रहा है। बात समझ में आएगी। और उन्हें कितना डिलीवर करना है, 19,000 डिलीवर करना है, तो कितना दिन लगेंगे, 19,000 डिलीवर करने में कितना दिन लगेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, 19 एंड दैट विल गो विथ 2, तो 2 के साथ जाएगा तो 19 5 190, ठीक है। ख़त्म 00, तो यहाँ पर 1 0 पर चला जाएगा, इट विल गो अपसाइड, तो इट विल गो अपसाइड, तो ये यहाँ से खत्म हुआ, ये यहाँ से खत्म हुआ, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो अगर हम लोग 950 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,000 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल मैथ है कि एक दिन में वो कितना बनाता है, वो 1000 बनाता है और उसमें से 5% वो अनफिट होता है, तो कितना हो गया, 950 हो गया। और उसे 19,000 का ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो 950 को 19,000 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो 20 दिन में हो जाएगा, तो 20 दिन में वो खत्म कर देगा, 20 दिन में वो खत्म कर देगा। बात समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM, 11 AM में क्लास स्टार्ट करता है एंड लास्ट टिल 2:27। तो सबसे पहले हम लोग मिनट्स देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 60 मिनट में उसका 12 बज जाएगा, और जैसे ही 12 बजेगा, 12 बजने के बाद 2 घंटे और है, 2 घंटे और है मतलब 2 बजाएगा मतलब 120 मिनट्स प्लस 27, तो टोटल कितना हो गया। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 60 प्लस 120 प्लस 27, दैट विल गिव अस 207, ठीक है। कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा, ठीक है। अब 207 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो 207 मिनट की वो टोटल स्कूल की ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब इसी के बीच में 4 पीरियड्स होते हैं और इक्वल इंटरवल भी होते हैं, ठीक है, इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी पीरियड देयर इज अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, हर एक पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट दिया गया है। द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज, अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि
4 5 मिनट दिया हुआ है और 4 क्लासेस होते हैं तो 5 इंटू 4 20 कर देंगे। देखो जो मिस्टेक है वो बता रहा हूँ कि 5 इंटू 4 कर देंगे, दैट इज़ 20, और 20 को 207 से माइनस कर देंगे, दे विल गिव अस जो आंसर आ जाएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। नो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्यों राइट वे नहीं है वो मैं समझाता हूँ। देखो अगर एक क्लास 11 बजे शुरू होता है और वो 2:27 तक चलता है, 2:27 तक चल रहा है, 11 बजे से शुरू हो रहा है, मान लो वो पहला क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ का इंटरवल हुआ एक इंटरवल, दूसरा क्लास ख़त्म हुआ यहाँ पे एक इंटरवल हुआ, ये फर्स्ट क्लास हुआ, ये सेकंड क्लास हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्लास चला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ क्लास चला। फोर्थ क्लास के बाद तो कोई इंटरवल नहीं हो रहा, फोर्थ क्लास के बाद तो कोई इंटरवल नहीं हो रहा, तो कितने इंटरवल्स आए, ये एक इंटरवल आया, ये एक इंटरवल आया, ये एक इंटरवल आया, तो टोटल कितने इंटरवल्स हुए, 3 ही इंटरवल्स हुए। चौथे क्लास के बाद तो एटर्नल इंटरवल्स हो गए, मतलब यहाँ पर इसके बाद तो इन्फिनिटी टाइम हो गया, तो यहाँ पर तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा 1 इंटरवल, 2 इंटरवल और 3 इंटरवल, ठीक है। 3 इंटरवल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स का एक एक इंटरवल है, तो 5 3 से कितना हो जाता है 15 मिनट्स में इंटरवल ही होगा। तो 207 में से अगर हम लोग 15 माइनस कर देते हैं, 207 में से 15 माइनस कर देते तो कितना आता है 192 आ जाता है। और 192 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 क्लासेस हो रहे हैं और वो भी इक्वल ड्यूरेशन में, मतलब 192 क्या हो गया, ये वाला क्लास का ड्यूरेशन, ये वाला क्लास का ड्यूरेशन, ये वाला क्लास का ड्यूरेशन और ये वाला क्लास का ड्यूरेशन ऐड कर ले तो, और चारों जो हैं इक्वल साइज़ के हैं, तो 192 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितने आ जाएगा 48 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 मिनट्स। बात समझ में आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 मिनट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी नीड्स टू क्रॉस अ ब्रिज। अब उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना है। अब मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन्स कैन क्रॉस इट एट अ टाइम। अब मैक्सिमम 2 पर्सन एक समय में क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बात। इट इज़ नाइट, दे जस्ट हैव 1 लैम्प, ठीक है, एक ही लैम्प है। पर्सन दैट क्रॉसेज द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे। अब कोई भी एक पर्सन को लैम्प कैरी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अ पर्सन मस्ट वॉक टुगेदर एट अ स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। अब स्लोअर पर्सन के स्पीड से मूव करना पड़ेगा, बात समझ में आई, स्लोअर पर्सन के स्पीड से मूव करना पड़ेगा। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग द फास्टर स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प ईच टाइम टू एकम्पनी अदर पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है। अदर पर्सन को एकम्पनी करने के लिए जो फास्टर पर्सन है उससे वापस आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लैम्प भी वापस करनी है, ठीक है। फाइनली लैम्प हैज़ टू बी रिटर्न्ड एट द ओरिजिनल प्लेस एंड द पर्सन हु रिटर्न्स द लैम्प हैज़ टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट लैम्प। अब उन्हें से विदाउट लैम्प क्रॉस करना है, ठीक है। टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन बाई देम इज एज फॉलोज। ए को कितना मिनट लगता है 1 मिनट लगता है, बी को 2 मिनट, सी को 7 मिनट और डी को 10 मिनट। बात समझ में आ गई। अब टोटल मिनट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम लोग ए और डी जाता है, मान लो ए और डी एक साथ जाता है, तो ए और डी अगर एक साथ जाएगा तो पहली बार इसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करने में कितना देर लगेगा, वो 10 मिनट लगेगा, क्योंकि 10 मिनट डी को लगता है। डी जो है वो स्लो चलता है और ए जो है फास्ट चलता है, लेकिन ए को वापस भी आना है, तो यहाँ से लेके वापस आ रहा है तो उसे 1 मिनट लगेगा, क्योंकि उसे ब्रिज क्रॉस करने में 1 मिनट लगता है। तो ए और डी को क्रॉस करने में कितना लगेगा 11 मिनट लगेगा। बात समझ में आ गई। अब ए वापस आ चुका है, अब ए और सी जाएंगे और 7 मिनट लगेगा, और वापस आने में कितना 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, दैट मीन्स 8 मिनट लगेगा। डी पहुँच गया, सी पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद ए वापस आ चुका है, अब ए और बी जाएंगे, ठीक है। इसमें कितना मिनट लगेगा, ए और बी दोनों पहुंचेंगे, 2 मिनट में वो वहां पहुंच जाएंगे और वापस आने में 3 मिनट, ठीक है। तो वापस आने में और 3 मिनट लगेगा। अब ए को यहाँ पर कौन कौन पहुंच गया, डी पहुंच गया, सी पहुंच गया, बी पहुंच गया। अब वो ए वापस भी चला गया। अब ए को यहाँ पर लैंप रख के वापस यहाँ पे आएगा, तो उसे 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल देख लीजिए कि टोटल हो गया 11, 8, 3 और 1। 11, 8, 3 और 1 अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 11 + 8 = 19, 19 + 3 = 22, 22 + 1 = 23। तो टोटल मिनट्स दैट नीड्स टू क्रॉस दैट ब्रिज इज 23 मिनट्स। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल 30 ग्राम्स ऑफ शुगर, 30 ग्राम्स ऑफ शुगर है, कितना है 30 ग्राम्स ऑफ शुगर है, वॉज मिक्सड इन 180 ml वाटर, ठीक है, इन अ वेसल ए, एक वेसल में इसे जोड़ा गया ए में, तो ए में कितना है 30/180। बात समझ में आ गई, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 280 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन वेसल बी। अब वेसल बी में कितना है 40/280, ठीक है। वेसल सी में कितना है 20 ग्राम वॉज मिक्सड इन 100 ml,
to 20 mixed in 100 ml, बात समझ में आ गई, ऑफ वाटर। द सॉल्यूशन इन वेसल बी, जो वेसल बी है वो क्या है, हमें वो देखना है। सबसे पहले अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शंस मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो ठीक है, अगर सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/6, ठीक है। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/7, ठीक है, 1/7। और ये कितना हो जाता है 1/5, ठीक है। तो ए कितना हो जाता है 1/6, बी कितना हो जाता है 1/7, सी कितना हो जाता है 1/5। तो सबसे ज़्यादा शुगर किस में होगा, सबसे ज़्यादा शुगर होगा सी में, क्योंकि 1/5 है। सबसे कम किस में होगा, बी में होगा, 1/7 होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, द सॉल्यूशन इन दिस वेसल बी इज स्वीटर देन इन सी। सी तो सबसे ज़्यादा शुगर है, क्योंकि 1/5, 5 में से एक हिस्सा मिल रहा है और 7 में से एक हिस्सा मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि 5 में से एक हिस्सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 भाइयों में अगर मान लो 7 भाइयों में एक भाई को वो चीज़ मिल रहा है तो वो कितना होगा, वो बहुत कम होगा। और 5 भाइयों में एक भाई को मिल रहा है तो ऑफकोर्स बात है कि वो ज़्यादा होगा। तो सी सबसे ज़्यादा है, बी सबसे कम है और ए मिडल का है, बात समझ में आ गई, ठीक है। स्वीटर देन सी, नहीं, बी सबसे कम है। स्वीटर देन ए से भी स्वीटर नहीं हो सकता बी, क्योंकि ए स्वीटनेस कैसे आया, स्वीटनेस आया सी देन ए एंड देन बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सी देन ए देन बी, ठीक है। एज स्वीट एज सी थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लेस स्वीट देन एज सी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सबसे कम है और सी सबसे ज़्यादा है, तो लेस स्वीट देन इन सी होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अगला सवाल आ जाता है 29, ठीक है। अगला सवाल है 29 में हम लोग क्या देखते हैं कि इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान ले 10 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट 10 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है, बात समझ में आ गई। मतलब क्या कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट x रुपीज़ और कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो x रुपीज़ और कंट्रीब्यूट कर रहा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। विथ एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपीज़ बाई 1 पर्सन। अब कोई भी एक पर्सन है वो 2 रुपये और एक्स्ट्रा कर रहा है, तो टोटल कलेक्शन इज़ 443। टोटल कलेक्शन 443 है और उसमें से एक पर्सन जो है वो देखो x और x, तो x स्क्वायर हो जाएगा और कितना एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, पैसे कितने हो रहे हैं, 443 का हो रहा है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 443 माइनस 2 दैट इज़ 441। और x अंडर रूट अगर करते हैं 441 का, तो x का एक बात पता होना चाहिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, देयर आर 21 स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि x का वैल्यू हमें निकालना था। देखो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ, रुक जाओ, एक बार फिर से समझा ही देता हूँ आपको। देखो कितने स्टूडेंट्स थे, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। कितने रुपीज़ थे, हर एक स्टूडेंट जितने क्लास के मेंबर्स थे, मान लो x नंबर ऑफ क्लास के मेंबर्स थे तो x नंबर ऑफ रुपीज़ भी दे रहे थे। जितने भी क्लास के मेंबर्स थे, मान लो 40 बच्चों का क्लास है तो हर एक बच्चा 40 रुपये देगा, बात समझ में आ गई। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, ये बात समझ में आई। और एक बच्चा 2 रुपये एक्स्ट्रा भी दे रहा था और टोटल कलेक्शन कितना हो रहा था 443, और हमें x निकालना था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो x निकालना था। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 443 माइनस 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 441, तो x इक्वल्स टू 21। बात समझ में आई। ये एक सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर से आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 30 अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स। देखो अनीता का जो मैथमेटिक्स टेस्ट था उसमें 70 प्रॉब्लम्स थे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कैरिंग इक्वल मार्क्स, अब हर एक के पास इक्वल मार्क्स था, ठीक है। 10 अर्थमेटिक प्रॉब्लम, 30 अलजेब्रा एंड 30 ज्योमेट्री। तो कितने कितने प्रॉब्लम्स थे, 10 अर्थमेटिक थे, 30 अलजेब्रा थे और 30 ज्योमेट्री थे। ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ अलजेब्रा। देखो उसने कितना आंसर किया, 70% ऑफ अलजेब्रा, 70% ऑफ अर्थमेटिक को आंसर किया। अर्थमेटिक कितना था, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चंस थे और उसमें से 70 उसने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। 40% ऑफ अलजेब्रा, 40% अलजेब्रा को उसने सॉल्व किया और 60% ऑफ द ज्योमेट्री को सॉल्व किया। शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% ऑफ मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितना था, 60% था। पासिंग मार्क्स कितना था, 60% था। तो
तो 70 का अगर हम लोग 60% निकालते हैं, 70 मार्क्स, 70 प्रॉब्लम्स था और इक्वल मार्क्स था, तो 70 मार्क्स मान लेते हैं, एक एक मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था, और उसका 60% निकाल लेते हैं, तो उसका अगर हम लोग 60% निकाल लेते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाता है 42। तो 42 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70 पासिंग मार्क्स हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसने कितने कितने क्वेश्चंस किए? देखो अब क्वेश्चंस कितने कितने थे, 10 अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस किए उसने? 70% क्वेश्चंस किए। तो अगर मान लो 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और उसमें से उसने 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बात समझ में आ गई? और 7 में से उसे 7 मार्क्स मिल गए। अब सेम गोज विथ अलजेब्रा। अलजेब्रा के कितने कितने क्वेश्चंस थे? 30 क्वेश्चंस थे। उसने कितने अटेम्प्ट किए अलजेब्रा में? अलजेब्रा में उसने 40% अटेम्प्ट किए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? हम देख लेते हैं, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद उसने ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो 30 क्वेश्चंस थे और 60% उसने अटेम्प्ट किए, तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 18। तो उसने टोटल कितने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ऑफ अर्थमेटिक, 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ऑफ अलजेब्रा एंड 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ऑफ ज्योमेट्री। तो टोटल उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसने। 18 टू 20 37 नंबर क्वेश्चंस के अटेम्प्ट किए उसने। ठीक है, 37 नंबर के क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, 37 नंबर उसके आए हैं, और उसे पासिंग मार्क्स कितना है? 42 है। तो 37 में से और कितना मार्क्स लेके आती तो वो पास हो जाती? तो अगर वो 5 मार्क्स और लेके आती, क्योंकि 37 + 5 = 42, अगर वो 5 मार्क्स और लेके आती तो वो पास हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दैट इज हाउ द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न अ 60% पासिंग मार्क्स इज 5। ठीक है, 5 मार्क्स और लेके आना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल की तरफ। इन अ क्लास देर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। 18 जो है वो वेरी टॉल बॉयज है। इफ दिस कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। अब ये जो है वो 3/4 ऑफ द बॉयज अगर कंस्टिट्यूट करता है, 18 टॉल बॉयज, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? देखो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि 18 वेरी टॉल बॉयज है, ठीक है, और वो 3/4 ऑफ द बॉयज कंसिडर करते हैं, मतलब 3/4 ऑफ बॉयज इक्वल्स टू टॉल बॉयज इक्वल्स टू 18। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई, क्या पता चल गई कि हमें इससे ये बात पता चल गई कि बॉयज़ का हम नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं कि 3/4 इंटू बी इंटू 18 इक्वल्स टू टोटल बॉयज़। ठीक है, इससे हम बॉयज़ का नंबर पता चल जाएगा। इससे कैसे बॉयज़ का पता चल जाएगा? बॉयज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 4/3, दैट इज 9, 9 4 दैट इज 18 हो जाएगा, 18 3 9, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, बॉयज़ कितने हो गए? 24 हो गए। अब बॉयज़ का हमें नंबर पता चल गया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जितने भी बॉयज़ हैं वो 2/3 हैं ऑफ द गर्ल्स, और 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। तो 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू बॉयज़, दैट इज 24। तो स्टूडेंट्स का हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा कैसे? 24 इंटू 3/2, 12 3 ज़ा 36। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36। उसमें से बॉयज़ कितने हो गए? 24। स्टूडेंट्स के टोटल नंबर, स्टूडेंट्स कितने होते हैं? बॉयज़ प्लस गर्ल्स होते हैं। इसमें बॉयज़ कितने हो गए? 24। गर्ल्स हमें पता करना है, तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा? 36 - 24। तो 36 - 24 इक्वल्स टू 12। तो गर्ल्स कितने हो गए? वो हो गए 12। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स? दैट इज़ 12। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईदर ए एंड बी आर ऑफ सेम एज और ए इज़ ओल्डर देन बी। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। कैसे? कि ए इज़ ओल्डर देन बी और इज़ ऑफ सेम साइज, मतलब ए या तो बड़ा है या सेम साइज का है। तो इसका ऐसे क्या बोला था, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ईदर सी एंड डी आर ऑफ सेम साइज और डी इज़ ओल्डर देन सी। देखो इसमें क्या होगा कि डी इज़ ओल्डर देन सी, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बी इज़ ओल्डर देन सी, बी इज़ डेफिनेटली ओल्डर देन सी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड। सबसे पहले इसको हम लोग एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज़ बिगर देन बी एंड बी इज़ डेफिनेटली बिगर देन सी एंड सी इज़ स्मॉलर देन और इक्वल्स टू डी। बात समझ में आ गई? क्या पता चलता है कि ए इज़ ओल्डर देन बी,
ए जो है कौन सा, इसमें से ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकालना है, ठीक है। तो क्या ए इज ओल्डर देन बी? ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ए कैन इक्वल, यहाँ पे तो इक्वल भी हो सकता है, आर ऑफ सेम साइज भी तो हो सकता है, तो ये डेफिनेटली नहीं निकलेगा। बी एंड डी आर ऑफ सेम साइज, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डी इज ओल्डर देन सी, डी इज ओल्डर देन सी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए में जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम सी में भी है। क्या प्रॉब्लम है कि इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, तो ये डी भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है? ए इज ओल्डर देन सी, ए इज डेफिनेटली ओल्डर देन सी। क्यों? क्योंकि अगर ए इक्वल भी है बी के, तो ए और बी इक्वल है, और बी तो डेफिनेटली सी से बड़ा ही है, बी इज डेफिनेटली ओल्डर देन सी, तो ये ए विल ऑटोमेटिकली भी ओल्डर देन सी। ये बात समझ में आ गई। और अगर ए बड़ा है तो गारंटी है कि वो बड़ा होगा ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दैट इज ए इज डेफिनेटली ओल्डर देन सी। बात समझ में आई। यही क्वेश्चन 2011 या 12 में भी आया है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन, एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मंथली एवरेज पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वाज 5000। देखो अब 5000 मंथली पे किया गया था एवरेज टू ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल वेर 5200 एंड 4200 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लो टोटल कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे थे, ठीक है, 100 आदमी टोटल काम कर रहे थे। उसमें से अगर हम लोग मेल निकालना हो, अगर उसमें से अगर हमें मेल 100 आदमी काम कर रहे थे, सबसे पहले तो 100 आदमी काम कर रहे थे, तो टोटल जो कंपनी है वो कितना पेमेंट करता है? तो मान लो 5000 वो करता है एवरेज, और 100 आदमी को एवरेज करता है, तो इतना हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद वो अगर हम लोग मेल्स को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, अगर हम लोग मेल्स को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो वो मेल्स को कितना पे कर रहा है? मेल्स को कितना पे कर रहा है? 5200, और नंबर ऑफ मेल्स कितना है? वो एक्स है, इंटू एक्स। और फीमेल्स को कितना कर रहा है? फीमेल्स को कर रहा है 4200, लेकिन फीमेल्स का नंबर कितना है? वो 100 टोटल कंपनी में कितने परसेंट थे? 100 थे, उसमें से मेल्स कितने? एक्स है, तो फीमेल्स कितने होंगे? 100 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई। तो फीमेल्स को वो कितना कर रहा है? 100 माइनस एक्स इंटू 4200। बात समझ में आ गई। ये टोटल उस कंपनी का बैलेंस शीट हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आ जाता है? 52,100, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 52,000 एक्स प्लस 42,000 माइनस 4200x। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ऐसा आता है। बात समझ में आ गई। अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं, मान लो प्लस माइनस करते हैं, 4200 को यहाँ लेके जाते हैं और इसको इससे माइनस करते हैं, तो कितना बच जाता है? इसको इससे माइनस कर देंगे तो 1000x बच जाएगा, और 4200 को 5000 में से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 80,000। बात समझ में आ गई। 80,000 बच जाएगा। अब 0 हटा देते हैं, तो 0 हटा देते तो x कितने हो गए? 80 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ, अब मान लो 80% x हैं और टोटल जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो 100 हैं, तो 80% कितने होंगे? 80 कितना होगा? 80 होगा 100 का 80%। ये बात समझ में आ गई। तो 80% जो है परसेंटेज ऑफ मेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेल्स कितने हैं? 80 हैं, और टोटल पर्सन्स कितने हैं? 100 हैं, और कितना परसेंटेज में निकालना है? तो परसेंटेज में निकालना है तो 80% आ जाएगा। इस तरीके से 80% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दैट इज 80%। बात समझ में आई? अगर अब भी आपको बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 34 नंबर सवाल। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक बॉक्स है, देयर आर 6 बॉक्सेस ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखो 6 बॉक्सेस है, ए बी सी एंड डी। थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी एंड डी ई एंड एफ, ठीक है। 6 बॉक्सेस हैं, हैव बीन पेंटेड विद 6 डिफरेंट कलर्स विच आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। ये 6 कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोई भी एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। ईच बॉक्स कंटेन्स अ बॉल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। अब इनमें से किसी भी एक गेम्स का बॉल कंसिडर करते हैं। क्या क्या? क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, गोल्फ है, फुटबॉल है एंड वॉलीबॉल है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर पर है, ठीक है। अब हर एक बॉक्स में एक एक बॉल डाला गया है। ये बात समझ में आ गई। और सबका एक एक डिफरेंट कलर है, तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। कैसा बॉक्स बनाना पड़ेगा? इस तरीके से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉक्स में हमें क्या क्या देना पड़ेगा?
ऐसे करके हमें तीन नहीं, 2 ही काफ़ी होगा, चलो फिर भी ठीक है 3 रख लेते हैं। उसके बाद A B C D E एंड F, ठीक है। तो टोटल 5 बॉक्स, रुक जाओ इसको ना एक ढंग का बॉक्स ही बना लूँ मैं, वेट, क्योंकि हमें A B C D E एंड F, ठीक है। अब क्या क्या पूछा गया है, देखो अब क्या क्या कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या है, द गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स, वो एक वॉयलेट बॉक्स में एंड नॉट इन बॉक्स डी, तो डी में जो है वो गोल्फ बॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो गोल्फ बॉल जो है वो कौन से कलर का है, वो वॉयलेट कलर का है, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। और वो डी में नहीं है, डी में वो नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, डन। अब बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर, तो ए का तो हमें पूरा सब कुछ पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, ए जो है वो टेनिस बॉल रखता है, ए क्या रखता है, टेनिस बॉल रखता है, ठीक है, टेनिस बॉल रखता है। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लो ए टेनिस बॉल रखता है और कौन से कलर का है, वो ऑरेंज कलर का है। कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या पता चलेगा कि इज एक्सट्रीम राइट, उसको छोड़ दो क्योंकि राइट का कोई भी स्टेटमेंट आया ही नहीं है। द हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई, तो हॉकी जो है, हॉकी का जो बॉल है वो डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और एक बात और लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि हॉकी बॉल के साथ एक और बात लिखा गया है, क्या कि हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड इन ब्लू नॉर इन येलो, तो हॉकी बॉल ना ही येलो में है और ना ही ब्लू में है। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, डन। द बॉक्स सी हैव क्रिकेट बॉल इज पेंटेड इन ग्रीन, बॉक्स सी में क्या है, क्रिकेट बॉल है और ये कौन से कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। ये बात भी समझ में आई, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। द बॉक्स सी इज 5th फ्रॉम द राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये बस एक स्टेटमेंट को भारी करने के लिए दिखाया गया है, ये इक्वेशन को भारी करने के लिए दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, देखो बॉक्स बी के पास क्या है, वॉलीबॉल है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वॉलीबॉल है। अब क्या लिखा गया है कि द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड द वॉलीबॉल, ठीक है। हमें अब हमें और कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखो टेनिस बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया। अब कौन कौन से बॉल बचे हैं, एक तो बचा है हॉकी बॉल, एक बचा है गोल्फ बॉल और एक और बॉल बचा है, वो कौन सा है, वो है फुटबॉल बॉल। देखो यहाँ पे फुटबॉल है, गोल्फ है और गोल्फ है, फुटबॉल है और हॉकी बॉल है। तो तीन बॉल्स बचे हैं और कौन सा बचा है, फुटबॉल बचा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डी, ई और एफ में कौन कौन बैठता है। सबसे पहले हॉकी को हम लोग लिखते हैं। हॉकी क्या डी में आ सकता है, नहीं आ सकता। ई में आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ना तो डी में आएगा ना ई में आएगा। तो हॉकी किस में आएगा, हॉकी आएगा एफ में। एक्चुअली हॉकी आएगा किस में, एफ में। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब गोल्फ बॉल डी में नहीं आएगा, गोल्फ बॉल डी में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब किस में आएगा, वो ई में ही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी जगह फील्ड है। तो डी में कौन सा बॉल आएगा, डी में आएगा फुटबॉल, ठीक है, डी में आएगा फुटबॉल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, डन। अब हम लोग कलर्स की भी बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, हॉकी में अगर हम लोग हॉकी की बात करते हैं, हॉकी में क्या बोला गया है कि हॉकी, अब सबसे पहले कौन कौन से कलर्स बाकी हैं, ऑरेंज और ग्रीन हो चुका है। तो अब कौन कौन से कलर्स बाकी रह गए, यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्लू बाकी रह गया, येलो बाकी रह गया, देन ग्रीन तो हो गया, ऑरेंज भी हो गया, देन वॉयलेट बाकी रह गया एंड एक और कलर इंडिगो बाकी रह गया। तो ये 4 कलर्स बाकी हैं और 4 जगह बाकी है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी में क्या बोला है कि येलो भी नहीं हो सकता, ब्लू भी नहीं हो सकता। अब येलो भी नहीं हो सकता, ब्लू भी नहीं हो सकता, तो हॉकी या तो वॉयलेट होगा या इंडिगो होगा। ये बात समझ में आ गई, या तो वॉयलेट होगा या इंडिगो होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। हॉकी क्या हो सकता है, या तो वॉयलेट या तो इंडिगो, ये बात याद आ गई। अब गोल्फ बॉल की तरफ देख लेते हैं। गोल्फ बॉल जो है वो वॉयलेट डेफिनेटली नहीं है, तो डेफिनेटली वॉयलेट नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ये सारे इक्वेशंस अभी हमारे हाथ में बचे हुए हैं। अब देखते हैं अब जो स्टेटमेंट्स है उसको वापस से फिर से देखते हैं। दो गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स, अब गोल्फ बॉल जो है वो हमेशा वॉयलेट बॉक्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स, तो गोल्फ की जगह हम वॉयलेट तो डाल ही सकते हैं, ठीक है।
डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हॉकी बच गया, फुटबॉल बच गया, वॉलीबॉल बच गया, ठीक है। अब हॉकी में क्या क्या है, हॉकी ना ही येलो में है और ना ही ब्लू में है, तो हॉकी ना ही येलो में होगा ना ही ब्लू में होगा, और वॉलेट तो हट ही गया, तो अब बचा क्या, इंडिगो बचा। तो हॉकी के पास कौन सा कलर आ गया, इंडिगो। अब बचा क्या, फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो या तो ये येलो होगा, या तो ये येलो होगा, या तो ये ब्लू होगा, ठीक है। सेम गोज विथ ये कि या तो ये येलो होगा या तो ये ब्लू होगा, ठीक है। इसका हम लोग कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, ना तो डी और ना ही बी, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट बैठ ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई, ये आपका टोटल इक्वेशन बैठ गया, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं समझ में आया तो फिर से जाओ, इसे स्लोली समझो, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन द गोल्फ बॉक्स। गोल्फ बॉल कौन से बॉक्स कंसिडर करता है, ई बॉक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज पेंटेड येलो, डी जो है वो येलो में है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एफ इज पेंटेड इंडिगो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। बी इज पेंटेड ब्लू, बी इज पेंटेड ब्लू, ऐसा भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, ठीक है। बी येलो भी हो सकता है और डी भी येलो, डी भी ब्लू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। अब द फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल कौन से बॉक्स कलर में है, फुटबॉल या तो येलो में है या तो ब्लू में है, ठीक है। या तो येलो, नो, इंडिगो भी नहीं है, येलो भी नहीं है, हो सकता है ब्लू है, हो सकता है ब्लू है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू भी नहीं है, हो सकता है येलो है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द डाटा इज इनएडिक्वेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल का हमें कोई भी डाटा पता है ही नहीं, वो या तो येलो होगा या तो ब्लू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल, टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20 and 28% लेस देन थर्ड नंबर z। देखो दो नंबर है x और y, ठीक है, और वो लोग एक नंबर से, कोई भी टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20 and 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z। अगर मान लें हम लोग z को 100% रखते हैं, मान लो z को हम 100% रखते हैं, तो x और y कितना हो जाएगा, x z अगर 100% है तो x जो है वो 20% कम है, तो यानी 80 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, वो 28% कम है, तो 28% अगर वो कम है तो 72 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ y लेस देन दैट ऑफ x। अब x और y का कितने परसेंट में वो कम है, अब वैसे निकालना है, तो अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन निकालना होता है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस हो गया 8 नंबर का, तो x और y के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8, और किसके परसेंटेज में निकालना है, किसके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर y लेस देन दैट ऑफ परसेंटेज ऑफ x, x है ना, तो किसके रिस्पेक्टिव में निकालना है, x के निकालना है, तो x का कितना वैल्यू है, 80 है, तो इसका 100% से अगर हम लोग कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है 10%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 10%। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अ डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन अ स्टेशन ए एंड स्टेशन बी स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एट 6 AM एंड द जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन 42 आवर्स। 42 आवर्स में वो जर्नी को कंप्लीट करना है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन्स नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विसेज। अब डेली उसे एक ट्रेन को चलना है, लेकिन उसे एक जर्नी को कंप्लीट करने में 42 आवर्स लगते हैं। 42 आवर्स सिर्फ और सिर्फ एक जर्नी को लगता है, वापस भी तो आएगा। अगर वो 42 आवर्स में ए से लेके बी तक जाता है तो वो बी से वापस भी तो आएगा ए में, ताकि वो फिर से शटल सर्विसेज शुरू कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 42 आवर्स जाने में लगेगा, 42 आवर्स आने में लगेगा, मतलब टोटल वो 84 आवर्स की जर्नी करेगा, उसके बाद वो शटल सर्विसेज के लिए फिर से रेडी होगा, ठीक है। तो और 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, क्योंकि 24 घंटे में शटल सर्विसेज का मतलब होता है, डेली ट्रेन का मतलब होता है कि हर दिन, हर 24 घंटे के बाद वो चलेगा। तो हर 24 घंटे के बाद चलेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन कितना होगा, अगर 24 × 3 करते हैं, 24 × 3 करते हैं तो 72 आता है, ठीक है, 72 आता है। तो 3 गाड़ी में तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट हमें 4 गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तभी हम जो वो शटल सर्विसेज है उसको शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 4 गाड़ी चाहिए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन्स नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विसेज, तो ये है 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 3 में सेटिस्फाई नहीं होगा, हमें ज़्यादा नंबर चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अ पीस ऑफ टिन is in a form of rectangle having a length of 12 cm with 8 cm. This is used to construct a closed cube. अब उसे एक क्लोज्ड क्यूब बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेक्टेंगल का जो हमें जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो
जो क्लोज्ड क्यूब होगा उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 8 इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। तो वॉल्यूम सॉरी रेक्टेंगल का जो एरिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, ऑफ क्यूब। तो इससे अगर हम लोग निकालते हैं तो 6 से 2 इट विल गो विद 2, तो 8 2 जा 16 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू 4, a कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आई? तो द साइड ऑफ क्यूब इज 4। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस, ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू है या फॉल्स है। इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर्स टू द 5 क्वेश्चन इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस। कोई भी आइडेंटिकल सीक्वेंस में नहीं दिया है। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर कोई भी, देखो ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन जो एक चैप्टर है उससे आया है, ठीक है। उसमें हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें एक परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनाना है और सेम परम्यूटेशन कम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 5 बॉक्सेस बनाते हैं। मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। हर एक बॉक्स जो है वो डिफरेंट आंसर्स देगा। हर एक बॉक्स 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। तो 5 बॉक्स, हर एक बॉक्स अलग अलग आंसर देगा। या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटीज। फिर अगेन या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो ये अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना आंसर मिल जाता है? इट विल गो टू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो आंसर 32 हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये एक परम्यूटेशन और कम्बिनेशन से आता है, जो मैंने पहले लेक्चर्स में समझाया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो ये परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का आता है कि या तो यहाँ पे ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। सेम यहाँ पे भी ट्रू हो सकता है, यहाँ पे फॉल्स हो सकता है, यहाँ पे भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। दोनों में से एक ही कंडीशन होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ट्रू हो सकता है, यहाँ पे फॉल्स हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर एक एक कंडीशन को उठाया जाए तो वो इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ एरर्स। रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन जहाँ पर भी होता है तो वहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो इट इज़ 32। इसका आंसर होगा 32। बात समझ में? अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले लेक्चर्स में देखिए, तो मैंने आपको इसके विषय में बहुत डीपली समझाया है, ठीक है। ये पैसेज का क्वेश्चन है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 49 होगा शायद, 49, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है? अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखो सबसे पहले एक पॉइंट ओ है और इससे वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड रीचेज अ पॉइंट ए पॉइंट को रीच करता है विच इज़ 5 किलोमीटर्स, ठीक है। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी। देखो अगर हम इसको एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर्स, ये 12 किलोमीटर का है। देन हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम पॉइंट ओ। अब यहाँ से वो यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इसको अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है। तो 90 डिग्री का गैप होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। और जब 90 डिग्री, देखो ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये नॉर्थ वेस्ट होगा और इन दोनों के बीच में ऐसे 12। देखो मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया। एक्चुअली में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा 5 किलोमीटर और ऐसे जाएगा वो 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा, यहाँ 5 किलोमीटर का बचेगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता करना है। ये वाला जब हमें डिस्टेंस पता करना है तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता हो तो ये बहुत ईजिली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बहुत ईजिली 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 एंड ब्रेथ x2, ठीक है। If x1 plus x2 equals to 40 meters, then the area of the agriculture field will not exceed। area का क्या मतलब होता है? area equals to length into breadth, ठीक है। अगर
कोई भी रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकालते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि L प्लस बी इक्वल्स टू 40 है। L प्लस बी अगर 40 है तो हाईएस्ट नंबर जो एरिया का बन सकता है वो क्या हो सकता है, जब हाईएस्ट नंबर तब बनता है, ऐसे सिचुएशन में हाईएस्ट नंबर तब बनता है जब L जो हो वो हाफ हो और B जो हो वो भी हाफ हो, मतलब दोनों हाफ हाफ पोजीशन पे हो, यानी 20 + 20 जब हो और 20 + 20 इक्वल्स टू 40, तो इस सिचुएशन में जो हो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एरिया बनता है। तो 20 + 20 इक्वल्स टू 40 होता है, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 से ज़्यादा कभी भी एरिया हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुम आप कोई भी कंडीशन रख लो, 39 और 1 रख लो, तो 39 × 1 इक्वल्स टू 39 ही होगा। जब आप इन दोनों के बीच में L और B के बीच में जब आप गैप बढ़ाओगे तो एरिया जो होगा वो कम होगा, और L और B के बीच में जब गैप कम होगा, मान लो इन दोनों के बीच में जब गैप कम होगा तो एरिया जो होगा वो बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप कोशिश करके देख लो, 39 और 1 ले लो, फिर 38 और 2 ले लो, और 37 और 3 ले लो, तो आप देख लो जो ट्रेंड है वो ऐसा दिखेगा कि 39 और 1 में सबसे कम है, 38 और 2 में उससे कम है, 37 और 3 में उससे कम है। मतलब ये जो ट्रेंड होगा ना वो 39 की तरफ जाएगा, फिर 38 × 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 3 2 7, 7 और 6, ठीक है, 76 के आसपास होगा। फिर 37 × 3, 7 3 21, 1 2 3 9 10 11, तो 1 1 11। तो देख रहे हो, तो जब 37 और 3 ले रहे हैं तो वो कम हो रहा है, 38 और 2 ले रहे हैं तो कम हो रहा है। तो ऐसा जब हम लोग जब बीच में आएंगे ना 20 और 20 जब आएंगे तो वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, वही सबसे हाईएस्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 51, द सम ऑफ एन एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजेस ऑफ अ फैमिली 3 years ago was 80 years, ठीक है। जो सम है वो 3 years ago 80 था। द एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years ago बिकॉज ऑफ एन एडिशनल ऑफ ए बेबी ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, हाउ ओल्ड इज द बेबी। देखो इसमें हम लोग को सम के बारे में पता होना चाहिए, एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली 3 years ago was 80। तो आज से 3 साल पहले 5 मेंबर्स की जो फैमिली थी उसकी जो एवरेज थी वो कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 5, 80 डिवाइडेड बाई 5, 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, इट विल बी 16। तो 16 जो होगा वो उनका एवरेज होगा, ठीक है। उसके बाद द एवरेज ऑफ द फैमिली टुडे इज सेम, तो मतलब आज का जो एवरेज है वो सेम है जो वो उनके 3 साल पहले था। तो आज का जो एवरेज है, मान लो अभी उनका एवरेज 16 ही है, अभी भी उनका एवरेज 16 है। अब उनके पास एजेस कितने बढ़ गए, अब 5 मेंबर्स थे और हर के 3-3 साल बढ़ गए, मतलब जो भी 1 साल का था वो 4 साल का हो गया, जो 2 साल का था वो 5 साल का हो गया। तो हर में 3-3 साल तो बढ़ गए ना, क्योंकि 3 years ago था, तो आज भी तो 3-3 साल बढ़ गए, जी बिल्कुल बढ़ गए। तो हमें क्या पता चला कि 5 मेंबर्स थे पहले, तो 80 जो नंबर था वो तो था ही था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 5 मेंबर्स के 3-3 साल बढ़ गए, यानी 15 और बढ़ गया, और साथ में एक बच्चा और ऐड हो गया, जिसका हमें एज नहीं पता है, और टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6 मेंबर्स, और ये कितना हो रहा है 16, क्योंकि ये एवरेज है। तो 16 इक्वल्स टू 80 + 15 + x/6, तो इट विल बी 95 + x इक्वल्स टू 16 × 6, दैट विल गिव अस to 95 + x equals to 16 × 6, that is 16 6 96, 95 + x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 year। तो x का कितना वैल्यू हो गया 1 year। तो बच्चे का कितना एज है, हाउ ओल्ड इज द बच्चा, x का एज कितना हो गया 1, x का वैल्यू हो गया 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 52, the total endowments of 2 persons are same, but one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and other get allowances to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of basic pay of the former to the basic pay of the later is, देखो पहले जो पर्सन था, मान लो उसका 100 रुपीज़ था, मान लो उसका 100 था, और उसका वो 65% उसका बेसिक पे बन रहा है, ठीक है, और उन दोनों को मिला के दोनों का जो पेमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो 100 तो था ही, और साथ में 65% 100 का भी ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है 165% मिल रहा है। 165% मिल रहा है x को, ठीक है, x को 165% मिल रहा है, और y को कितना मिल रहा है, y को मिल रहा है 80%।
जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है और 100% तो मिल ही रहा था, तो 180 मिल रहा है। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा 180 अपॉन 165, 180 अपॉन 165। 165 कैसे हो रहा है कि 100 तो मिल ही रहा था उसका जो बेसिक पे था, और साथ में 65% एक्स्ट्रा मिल रहा था अलाउंसेस के नाम पर, तो 65% एक्स्ट्रा, सेम 100 तो मिल ही रहा था, 80% एक्स्ट्रा मिल रहा है जो अलाउंसेस के नाम पे मिल रहा है। 80% मतलब 100 का 80%, यानी 80 मार्क्स या 80 रुपीज़ और एक्स्ट्रा। तो 160 अपॉन 180 अपॉन 165, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते तो ये आंसर आ रहा है 12 अपॉन 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर। जो पर्सन है वो फर्स्ट स्टेप में खड़ा हो रहा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ लैडर। इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप, हाउ मेनी स्टेप्स डज द लैडर हैव। अब देखो एक पर्सन है वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है, और इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप्स टू रीच इन द मिडिल, तो अब वो 4 स्टेप और चल जाए, मान लो कोई 4 स्टेप और चल जाए, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। क्यों, यहाँ पर वो खड़ा था और 4 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, यहाँ पर वो खड़ा हुआ, मान लो वो यहाँ पर आया तो वो बीच में आ गया। तो अगर वो बीच में है, ये 5 नंबर अगर उसका बीच है, मतलब 5 नंबर से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर मान लो 4 है तो यहाँ पर भी तो 4 होगा, तो यहाँ पर अगर वो 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी वो 4 जाएगा। तो अगर वो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 उसका मिडिल है, तो कितने नंबर का स्टेप्स है, तो जब कभी भी 5 मिडिल में आता है तो हमेशा 9 नंबर का स्टेप होता है। क्यों, क्योंकि 9 का जो मिडिल नंबर, मिडिल टर्म होता है, मीडियन जिसको कहते हैं, वो 5 होता है, ठीक है, हमेशा 9 का जो मिडिल टर्म होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो क्यों, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 5 अगर इसको हटा दे तो 5 के आगे भी 4 है, इधर भी 4 है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 4 5 मिडिल में आया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 9। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो लैडर में है वो है 9। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अब देखो वेर देर आर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से, ए बी सी, मेट। इट वॉज दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गारमेंट ऑफ अ डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर के आउटर गारमेंट पहन रहे हैं इन रैंडम ऑर्डर्स। अब रैंडम ऑर्डर्स पे वो पहन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वो पहन रहे हैं, आउटर गारमेंट पहन रहे हैं इन रैंडम ऑर्डर। द गारमेंट्स आर जैकेट, स्वेटर एंड टाई। गारमेंट्स क्या क्या है, जैकेट है, स्वेटर है और टाई है। द कलर्स आर ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। अब कलर जो है ब्लू है, वाइट है और ब्लैक है, और जो सरनेम्स है उन पर्सन्स का वो भी अलग अलग है, ठीक है, वो भी अलग अलग है। क्या क्या है, रुबेरो है, कुमार है, सिंह है, ठीक है, रुबेरो है, कुमार है और सिंह है। तो हम 3 पर्सन बनाते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है, 3 पर्सन बन गए। अब उसके बाद एक गारमेंट का सेक्शन बना लो, एक कलर का सेक्शन बना लो और एक सरनेम का सेक्शन बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गारमेंट लिख लेते हैं, यहाँ कलर लिख लेते हैं और यहाँ पर सरनेम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, नीदर बी नॉर रुबेरो वॉर अ वाइट स्वेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और रुबेरो वाइट स्वेटर नहीं पहनता। इसका मतलब दो, इस स्टेटमेंट से 2 चीज़ें समझ में आती है। क्या, एक तो बी और रुबेरो दोनों डिफरेंट पर्सन है, तो बी जो है वो रुबेरो नहीं हो सकता, और बी और रुबेरो वाइट नहीं पहनेंगे, ठीक है, बी और रुबेरो वाइट नहीं पहनेंगे। इससे 2 स्टेटमेंट क्या पता चलता है, एक तो बी और रुबेरो दोनों डिफरेंट पर्सन है और दोनों वाइट नहीं पहनते हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है और दोनों वाइट नहीं पहनते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, सी वोर अ टाई। अब सी ने टाई पहना, यहाँ पे टाई लिख दो, ठीक है, सी ने क्या पहना, टाई पहना है, ठीक है। उसके बाद ये तो स्टेटमेंट समझ में आ गई। सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट। जो सिंह का गारमेंट है वो वाइट नहीं है, ठीक है, तो सिंह जो है वो वाइट नहीं पहनता और रुबेरो भी वाइट नहीं पहनता। तो वाइट कौन पहनेगा, वाइट ज़रूरी है कि वो कुमार ही पहनेगा। क्यों, क्योंकि सिंह भी नहीं पहनेगा, रुबेरो भी नहीं पहनेगा, तो वाइट कौन पहनेगा, कुमार ही पहनेगा। तो कुमार वोर वाइट, कुमार के पास वाइट है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट। अब कुमार जो है वो जैकेट नहीं पहनता, कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जैकेट है वो वाइट नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, जैकेट जो है वो वाइट नहीं हो सकता। रुबेरो डज नॉट लाइक टू वेयर द ब्लैक कलर। अब रुबेरो जो है वो ब्लैक कलर भी नहीं पहनता, ठीक है, रुबेरो जो है वो ब्लैक कलर भी नहीं पहनता, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। ईच वन ऑफ द फ्रेंड वोर ओनली 1 आउटर गारमेंट ऑफ 1 कलर। अब हर एक जन ने एक एक, ये तो बात समझ में आती है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही समझ में आती है। अब देखो
अब क्या क्या हमें जो भी ये चीज़ें बताई गई है, अब उसको अब लोग अगर हम लोग प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से प्लेस होगा। सबसे पहले क्या कि सिंह जो है, सबसे पहले क्या है कि कुमार जो है वो वाइट पहनता है। सबसे पहले हमें क्या सब पता चली है कि कुमार जो है वो वाइट पहनता है, ठीक है। और कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट, तो जैकेट जो है वो कुमार नहीं पहनेगा। तो अब जैकेट कौन पहन सकता है, तो जैकेट कोई भी पहन सकता है। एक चीज़ और पता चली क्या कि रुबेरो ना तो ब्लैक पहन सकता है, ना तो रुबेरो ब्लैक पहन सकता है, और ना ही रुबेरो क्या पहन सकता है, व्हाइट पहन सकता है। तो रुबेरो क्या पहनेगा, रुबेरो जो पहनेगा उस कलर का नाम होगा ब्लू। तो रुबेरो जो होगा वो ब्लू पहनेगा, रुबेरो विल बी वेयरिंग ब्लू। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। रुबेरो भी ब्लू पहनेगा। उसके अलावा और क्या बात पता चलती है अब देखते हैं, अब हम लोग सरनेम के साथ कौन कौन क्या क्या पहन सकता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि बी जो है वो वाइट स्वेटर नहीं पहनेगा। तो बी जो है वो वाइट स्वेटर नहीं पहन सकता, तो यहाँ पर स्वेटर नहीं आ सकता। तो स्वेटर कहाँ आएगा, यहाँ पे तो टाई ऑलरेडी है, तो स्वेटर कहाँ आएगा, ए के पास आएगा, तो ये स्वेटर होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गई, ये स्वेटर हो गया। तो अब कौन सा बच गया, अब बच गया एक जैकेट। तो बी क्या पहनेगा, एक जैकेट पहनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके डन। अब एक चीज़ और देख, तो अब कलर्स को हम लोग देख लेते हैं। कलर्स में अब हम लोग कलर्स में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट, कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट। एक चीज़ और आई, क्या आई कि देखो बी और रुबेरो दोनों वाइट स्वेटर पहनते हैं। क्या क्या, बी भी एक वाइट, बी और रुबेरो दोनों में से कोई भी वाइट स्वेटर नहीं पहनता। तो स्वेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो वाइट होगा। स्वेटर जो होगा वो वाइट होगा। ये बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल समझ में आ गई। और वाइट कौन पहनता है, वो वाइट पहनता है कुमार। ये बात भी है, हमें पता चल गई है, यहाँ पर पता चल गई है, कुमार वाइट पहनता है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, और एक चीज़ पता चल गई है क्या, कुमार डज नॉट वेयर अ जैकेट। कुमार जो है वो जैकेट नहीं पहनता, तो जैकेट कुमार नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुमार नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी और हो सकता है। एक चीज़ हमें और पता चली थी फर्स्ट स्टेटमेंट से, क्या पता चली थी कि बी और रुबेरो दोनों डिफरेंट पर्सन है, यानी ये और ये दोनों डिफरेंट है, बी और रुबेरो दोनों डिफरेंट है। तो और कुमार तो ऑलरेडी ले चुका है, तो यहाँ पर रुबेरो हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, रुबेरो हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी। और रुबेरो कौन से कलर का पहनता है, रुबेरो पहनता है ब्लू, रुबेरो पहनता है ब्लू। ये देखो यहाँ पे पता चली है, रुबेरो हमें ब्लू पहनता है। तो अब बचा क्या क्या, अब बचा एक सिंह। तो सिंह जो है ये होगा। और एक कलर बचा, कौन सा कलर बचा, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक। तो यहाँ पर एक ब्लैक बच गया। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग सारा चीज़ निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल था, मैं भी इसे अभी बैठ के सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज सी सरनेम। सी का जो सरनेम है वो क्या है, रुबेरो है रुबेरो है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ टाई, कलर ऑफ टाई क्या है, ब्लू है कलर ऑफ टाई क्या है, ब्लू है, ठीक है। उसके बाद हु वोर द स्वेटर, स्वेटर किसने पहना था, स्वेटर पहना था वाइट कुमार, ठीक है। हु वोर या तो ए, ठीक है, हु वोर द स्वेटर, स्वेटर वॉज वॉर्न बाई ए। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक। ए बी जो है वो एक वर्टिकल ट्रंक है ऑफ अ ह्यूज ट्री विथ ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड, ठीक है। बी जो है वो पॉइंट है जहां पर ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द, ए जो है वो ग्राउंड को टच करता है, ठीक है। ए जो है वो ग्राउंड को टच करता है, ठीक है, डन। ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन टू सी। अब देखो ए बी एक ह्यूज वर्टिकल ट्रंक है और सी पे वो वर्टिकली टूट चुका है, ठीक है। सी पे वो टूट चुका है एट एन हाइट ऑफ 12 मीटर्स, एट एन हाइट ऑफ 12 मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 12 मीटर्स की है, ठीक है। और ये जो टूट के यहाँ पर गिर जाता है, ये ऐसे गिर जाता है, ठीक है। द ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच टू द वर्टिकल पॉइंट ऑफ द ट्रंक एट सी, यहाँ पर वो टच होता है, ठीक है। इफ द एंड एट द ब्रोकन पार्ट बी टचेस द ग्राउंड एट डी विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स फ्रॉम ए, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। What is the distance from what which is distance at 5, then what is the original height of the trunk। हमें original height of the trunk निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर डी पे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो सी है, ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसको डी कहा गया है, जो सी यहाँ से कट हुआ है वो यहाँ पर जो मिल रहा है उसको, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहें, डी कहें, ठीक है। और इस हाइट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिलकर 13 का स्क्वायर बनता है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो 13 है, तो ये जो लेंथ है और 13 है, और ये ओरिजिनल लेंथ जो है 13 है, और ये ए और सी जो है वो 12 है। तो ए बी का लेंथ कितना होगा,
AC प्लस BC, AC कितना है, AC 12 है, BC कितना है 13 है, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कितना 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अ पर्सन वॉक्स 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट। सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले उसे नॉर्थ में भेजेंगे, नॉर्थ में भेजते हैं। तो यहाँ से अगर वो चलता है 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, देन 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, देन 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट की तरफ गया, यहाँ से 15 गया, यहाँ से वो 12 गया, यहाँ से वो 19 गया। तो पहले तो वो 15 को पार करेगा और 15 के बाद कितने और 4 किलोमीटर और पार करेगा, ठीक है। और उसके बाद 15 किलोमीटर साउथ की तरफ भी और गया है, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ गया है। तो 15 मतलब पहले तो ये यहाँ का 12 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको पार करेगा, तो ये 12 को पार करेगा और उसके बाद 3 किलोमीटर और चलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 है। वो यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ तक चला था, तो क्या हमें यहाँ का यहाँ डिस्टेंस पता करना है। ये जो है ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, तो हमें ये पता करना है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अ क्यूब हैज़ ऑल फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। एक क्यूब ले लो यहाँ पर, ठीक है, एक क्यूब ले लो, ठीक है, और ऑल फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स इफ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4 ऑफ द बिग क्यूब। ये बिग क्यूब है तो इसके 4 भाग कर दिए, 1 2 3 और 4। सेम गोज विद दिस साइड, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विथ ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड। देखो जब इसके सारे साइड को इक्वली डिवाइड कर दिया है और हर एक साइड को पेंट कर दिया है, ठीक है, हर एक साइड को पेंट कर दिया है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, इसमें तो 3 साइड्स होंगे। क्यों? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ पर भी एक कलर होगा, यहाँ पर भी एक कलर होगा और यहाँ पर भी एक कलर होगा। तो ये क्यूब जो होगा वो 3 साइड्स के कलर होंगे। ये वाले जो क्यूब्स होंगे, ये वाले जो क्यूब्स होंगे ये 3 होंगे, ये जितने भी होंगे ये 3 होंगे। ये बात समझ में आ गई। ये वाले जो क्यूब्स होंगे, ये वाले, ठीक है, ये वाले क्यूब्स जो होंगे ये 2 साइडेड पेंटेड होंगे। क्यों? ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी पेंटेड होंगे, यहाँ से भी पेंटेड होंगे, तो ये 2 साइडेड पेंटेड होंगे। सेम यहाँ पर भी 2 साइडेड पेंटेड होंगे, यहाँ पर भी 2 साइडेड, यहाँ पर भी 2 साइडेड। और ये वाले जो साइड्स होंगे ये ओनली 1 साइड पेंटेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये साइड्स पेंटेड होंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो 1 साइडेड पेंटेड होंगे मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है। तो ऐसे एक साइड में 4 क्यूब्स बैठ रहे हैं, एक साइड में 4 क्यूब्स आ रहे हैं, 1 साइड में 4 क्यूब्स आ रहे हैं। और टोटल साइड्स कितने होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। तो कितने साइड्स होंगे जिसमें सिर्फ 4 क्यूब्स होंगे? तो वो 24 क्यूब्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 1 साइडेडली पेंटेड होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। क्यों 6 होते हैं? देखो क्यूब्स में कितने साइड्स होते हैं, देख लो क्यूब्स में कितने साइड्स होते हैं। देखो ये मान लो एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, तो 1 साइड कोई भी 4 ऐसे घुमा लो, 4 और 1 और 1, 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से 6। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास रूबिक्स क्यूब होगा जिसको घुमा के वो बनाते हैं, उसको देख के आप समझो, ठीक है। उसमें कितने साइड्स होते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने साइड्स होते हैं, ठीक है। टोटल 6 साइड्स होते हैं और 6 साइड में, हर एक साइड में 4 फेसेस है, तो 6 साइड में कितने होंगे 24 फेसेस होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। राम एंड श्याम वर्क्स ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days, ठीक है, फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। कितना परसेंट काम किया उन्होंने? 60% ऑफ द वर्क किया, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है क्या, कि R + S इक्वल्स टू 60%, ठीक है। R + X इक्वल्स टू 60% और वो भी कितने दिन में? 4 days में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। राम टेक्स लीव्स एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। शाम को 8 more दिन लगा। अभी काम कितना बचा है? 40% काम बचा है, क्योंकि 60% काम तो हो चुका है। तो अभी काम कितना बचा? 40% काम बचा है। 40% काम करने के लिए शाम को 8 दिन लगता है, ठीक है, शाम को 8 दिन लगता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि राम और श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं। राम और श्याम एक दिन में 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 15% काम करते हैं। एक दिन में वो 15% काम करते हैं राम और श्याम, ठीक है। और श्याम जो है वो 40% काम 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो श्याम एक दिन में कितना करेगा? 5% काम कर रहा होगा, क्योंकि 40 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 5।
राम और श्याम दोनों मिलकर 15% काम कर रहे हैं, तो राम प्लस श्याम इक्वल्स टू 15%, और श्याम जो है एक दिन में 5% काम करता है, तो r प्लस 5 इक्वल्स टू 15, तो r कितना काम करता है, 10% काम करता है। राम जो है वो 10% काम करता है। अगर राम सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे ये काम खत्म कर रहा होता तो वो टोटल काम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर वो एक दिन में 10% करता है तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 डेज लगेगा। ये बात समझ में आ गई। तो उसको अकेले वो काम करने में कितना दिन लगेगा, वो लगेगा 10 डेज। बात समझ में आ गई, यही क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अ मिलिट्री कोड राइट सिस्टम एज सिस्मेट। देखो इसमें ना इन्होंने क्या किया कि देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक कोड लिखा SYSTEM, ठीक है, और बीच से इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको बीच से डिवाइड कर दिया, ये S को इधर रख दिया, ये S इधर चला गया, ये S को इधर रख दिया, तो ये S इधर चला गया और ये ऐसे के ऐसे वापस आ गया। बात समझ में आ गई। सेम गोज विथ ये कि इनने T को इधर कर दिया, ये T इधर हो गया, ये इधर हो गया M, और बीच का E ऐसे रह गया, तो इससे क्या बन गया, सिस्मेट बन गया। देखो सिस्मेट बन गया, ठीक है। नियरर में भी इन्होंने यही काम किया, NEA और RER, ठीक है, तो A को इधर कर दिया, E को इधर कर दिया, N को इधर कर दिया, इस R को इधर कर दिया, इस R को इधर कर दिया, और E को ऐसे ही रहने दिया। क्योंकि ये दोनों जो है, ये और ये दोनों आगे से भी और पीछे से भी सेम है, तो इस कारण से हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इसको भी चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसको भी इन्होंने चेंजेस किए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको भी चेंज किया है। अब देखो एज द सेम कोड फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, अब फ्रैक्शन को लिखना है FRACTION। अब ये 4 वर्ड्स में तोड़ दो। अब C को इधर रखो, R को इधर रखो, उल्टा चला दो, CARF, इसको भी उल्टा चला दो, NOIT, तो क्या बन गया, CARFNOIT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CARFNOIT। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, क्राफ्नॉइट को लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 62, इफ R एंड S आर डिफरेंट इंटीजर्स, बोथ आर डिविजिबल बाई 5, बोथ को डिविजिबल बाई 5 कर दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। अब दोनों 5 से इक्वली डिविजिबल है। R माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, R माइनस एस इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाई 5। मान लो अगर 5 और 5 दोनों है तो 20 भी रख लो और -5 रख लो, तो अगर ये कुछ भी करेगा तो 5 के फ्रैक्शन में ही आएगा, 15 आएगा या 10 आएगा, कोई भी नंबर आएगा जो 5 के फ्रैक्शन में होगा। तो ये ज़रूरी है कि दोनों नंबर अगर वैसे हैं तो 5 के फ्रैक्शन में आएगा ही आएगा। तो ये तो डेफिनेटली है कि ये ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, R प्लस S इज डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। देखो डिविजिबल बाई 10 जब आप बता देते हो ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 जो है, मान लो अगर वो 5, मान लो 25 है, ठीक है, वो 5 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल डिविजिबल है। और एक और नंबर ले लो जो 5 से डिविजिबल है, वो 10 भी है, वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 10 जो है 5 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल है। और दोनों को अगर हम प्लस कर देते हो तो 35 आ जाता है। 35 का 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू। तो यही होगा कि ये नॉट नेसेसरली ट्रू। देखो 25 5 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, 10 जो है 5 से डिविजिबल है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 हो जा रहा है। और 35 क्या 35 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नॉट नेसेसरली ट्रू, दैट इज बी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन और एंड विथ 2। अब या तो शुरू होते हैं या एंड विथ 2 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 100 से लेकर 200 के बीच में जो एंड करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, जो नंबर है 200 और 200 से लेकर 299 तक सारे नंबर जो हैं 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो ये कितने हो गए, 100 हो गए। बात समझ में आ गई। ये टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। यहाँ पे तो सीधा सीधा 100 का सम हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि 200 से आगे वाले जितने नंबर्स हैं, 200 से आगे कितने कौन से नंबर्स हैं जो 2 पे एंड हो रहे हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट तो कोई नहीं हो सकता, तो 2 से एंड ही होंगे। तो 2 से एंड करने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, जैसे 102 होगा, 112 होगा, 122 होगा, 132 होगा, 142 होगा, 152 होगा, 162 होगा, 172 होगा, 182 होगा, 192 होगा। लेकिन हम 202 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 202 ऑलरेडी इस नंबर में आ चुका है,
ठीक है, 202 ऑलरेडी इस नंबर में आ चुका है, ये बात समझ में आ गई। तो हम 202 नहीं लेंगे, ठीक है, 202 नहीं लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, और 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, तो टोटल कितने हो गए 110। तो इसका आंसर कितना हो गया 110। अब 300 भी नहीं लेंगे क्योंकि 300 ना तो एंड करता है और ना स्टार्ट करता है, और 100 भी नहीं लेंगे क्योंकि 100 ना तो स्टार्ट करता है ना एंड करता है 2 से। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये नहीं करेंगे, पैसेज है, ये भी पैसेज है, ये भी नहीं, ये भी पैसेज है, ये भी नहीं। जो पैसेजेस है वो आप खुद कर लेना, पैसेजेस जो हैं वो आपको बेटर हैं कि आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज किस तरीके से की जाती है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब 4 नंबर हैं, उनको फॉर्म किया गया है 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 4 लगा के, ठीक है। नन ऑफ द 4 डिजिट्स आर रिपीटेड इन एनी मैनर, कोई भी 1, 1, 1, 1 नहीं है, 2, 2, 2, 2 नहीं है, 3, 3, 3, 3 नहीं है, 4, 4, 4, 4 नहीं है। बात समझ में आ गई। चारों अलग अलग नंबर मिला के बनाया गया है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया गया है। 2 and 3 are not to immediately follow each other, 1 is not to be immediately followed by 3, 4 is not to appear at the last place and 1 is not to appear at the first place। देखो फर्स्ट प्लेस पे 1 नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग किस किस से किया जा सकता है, देखो स्टार्टिंग किस किस से किया जा सकता है, 1 जो है वो स्टार्टिंग नहीं किया जा सकता, तो स्टार्टिंग किस किस नंबर से किया जा सकता, 2 से किया जा, 3 से किया जा, 4 से किया जा सकता। एंडिंग किस किस से किया जा सकता, एंडिंग 4 से नहीं कर सकते, बाकी सब नंबर से करेंगे। यानी एंडिंग किस किस से करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे और 3 से करेंगे। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बताओ कि इस स्टार्टिंग और एंडिंग से कितने कितने सम्स बनेंगे, कितने कितने इक्वेशंस बनेंगे। और एक चीज़ और है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ये बात भी पता है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम लोग रिपीट नहीं करते हैं तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं और एंड करेंगे किससे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे 2 से, 2 से, ठीक है। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से एंड करें, क्योंकि यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। फिर उसके बाद हम लोग 3 के पास जाएंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से एंड नहीं करवा सकते, 3 से एंड नहीं करवा सकते और 4 से भी एंड नहीं करवा सकते, तो किस किस से एंड करवाना पड़ेगा, 2 से एंड करवाना पड़ेगा। 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो 2 से एंड करवाना पड़ेगा या फिर 1 से एंड करवाना पड़ेगा, या तो 1 से एंड करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हो। और फिर यहाँ पर 4 का एक 2 के साथ गया था, 4 का एक 3 के साथ भी जाएगा, 4-3, 4-3, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। अब हमें बनाना है इक्वेशंस इस तरीके से ही, ठीक है, लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप किस तरीके से इक्वेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं, मान लो अगर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हम लोग किससे एंड करते हैं, 2 से एंड करते हैं, ठीक है, ये एक इक्वेशन बढ़ गया। फिर 4 से स्टार्ट करते हैं और किससे एंड करते हैं, 3 से एंड करते हैं, तो यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस, ठीक है। सेम यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस, यहाँ पर एक प्लेस, तो यहाँ पर 4 से और 3 से एंड हो गया। उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे एंड करेंगे, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 से एंड करेंगे, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे एंड करेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे नंबर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी जगह में नंबर्स भी पुट करने पड़ेंगे, जैसे 4 के साथ अगर हम नंबर्स पुट करते हैं, 4 के साथ अगर 2 में हम नंबर्स पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या नंबर आएगा, या तो एक 3 आएगा या 1 आएगा, या 1 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। अभी नंबर्स पुट कर रहे हैं हम, अभी सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 के साथ देखते हैं, 4 और 3 के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, बिल्कुल। अब 2 और 3 के साथ देखते हैं, या तो 4 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। 2 और 1 के साथ। अब सेम गोज विद 3 और 1, 3 और 1 में क्या क्या बचा, 2 बचा और 4 बचा, 4 बचा और 2 बचा। 3 और 2 में क्या क्या बचा, 3 और 2 में क्या क्या बचा, यहाँ पर 3 और 2 लिख देता हूँ, 3 और 2, ठीक है, 3 और 2। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा एंड 4 बचा, 1 बचा, ठीक है। इस 3 और 2 को हटा के यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। रुको ना, मैं एक नोटपैड ही बना लेता हूँ आपके लिए, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले क्या क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, और क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ से मैं इक्वेशंस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन पुट कर रहा हूँ। 4 बनेगा, 1 बनेगा,
3 बनेगा और 2 बनेगा। बात समझ आ गई। फिर क्या बनेगा, 4 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा। फिर क्या बन सकता है, 4 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। फिर क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, 4 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 4 4 1 एंड यहाँ पर 3 होगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 बैठेगा। फिर 2 बनेगा, 1 बनेगा, 4 बनेगा एंड देन 3 बनेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या बन सकता है, 2 और 1 भी बनेगा, 2 और 1 के साथ भी जाएंगे, 2 और 1 के साथ भी जाएंगे। तो 2 और 1 के साथ अगर मान लो यहाँ पे 3 3 रखा है तो 2 और 1 के साथ जाएंगे, 2 और 1 2 और 1, तो 2 और 1 और 2 और 1 क्या क्या बनेगा, 4 और 3 और 3 और 4, 4 और 3 और 3 और 4, ठीक है, 4 और 3 और 3 और 4, इतने सारे नंबर्स बन रहे हैं। उसके अलावा फिर क्या बनेगा, इसके साथ 3 के साथ भी जा सकते हैं, 3 के साथ भी जा सकते हैं, 3 के साथ जाएंगे, किस किस के साथ जाएंगे, 3 और 1 के साथ जाएंगे, 3 और 1 के साथ जाएंगे, 3 और 2 के साथ जाएंगे और 3 और 2 के साथ जाएंगे, 3 और 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर यहाँ पे पुट करने हैं, यहाँ पे क्या बचा, 2 और 3 बचा, 2 और 4 बचा और 4 और 2 बचा। अगेन यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 बचा एंड 4 बचा, 4 बचा एंड 1 बचा, ठीक है। इतने सारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इतने ही हैं, ठीक है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि 2 and 3 आर नॉट इमीडिएटली फॉलोज, 2 और 3 जहाँ जहाँ इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं उन सबको हटा दो। जैसे 2 और 3 यहाँ पर इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं, इसको हटा दो, 2 और 3 इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं, इसको हटा दो, मतलब 2 और 3 पास पास ना हो, 2 और 3 इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है, 2 और 3 इसको इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। और कहीं पे 2 और 3 इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं क्या, 2 और 3 इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं क्या, 2 and 3 आर नॉट इमीडिएटली फॉलोज। 3 और 2 भी अगर कहीं दिख रहा हो, 3 और 2 भी कहीं दिख रहा हो तो वो भी हट जाएगा, 3 और 2 भी अगर कहीं दिख रहा हो तो वो भी हट जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कहीं पे और कहीं पे कोई और पोजीशन देख लो, कोई और पोजीशन देख लो, नहीं आ रहा है, ठीक है, डन। उसके बाद 1 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, 1 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, ठीक है, 1 और 3 साथ में नहीं होने चाहिए, 1 और 3 साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1 और 3 साथ में नहीं होने चाहिए, सॉरी 3 और 1 साथ में नहीं होने चाहिए, 1 और 3 एलिजिबल है, 1 और 3 एलिजिबल है, 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, तो 3 और 1 जहाँ जहाँ दिख रहे हैं 4 3 1 हटा दो। फिर 1 और 3 एलिजिबल है, 1 और 3 एलिजिबल है, लेकिन 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, ठीक है, 1 और 3 एलिजिबल है, 1 और 3 एलिजिबल है, 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, ठीक है, 3 और 1 एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि कितने सारे इक्वेशंस अब हमारे पास बचे हैं, कितने सारे इक्वेशंस बचे हैं। एक इक्वेशन बचा है, 2 3 इक्वेशन बचा है, ठीक है, 2 3 इक्वेशन बचा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और शायद एक और छूट गया कहीं, रुक जाओ, वेट 2 3 4 1, हाँ ये 2 4 3 1, इसको हमने क्यों कल काट दिया, ये तो ये इक्वेशन बैठ ही रहा है, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अनफॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज़ अनफॉलो नहीं कर रहा, तो ये 6th पोजीशन हो गया। तो कौन कौन से नंबर हो गया, 4 2 1 3, देन 2 4 1 3, 2 1 4 3 एंड 2 4 3 1 एंड 3 4 2 1 3 4 1 2, तो ये टोटल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। A cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from underground tank of and size 5 4 और 6, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि जो what is the portion of the underground tank which is still filled with water after filling the overhead tank completely, ठीक है। सबसे पहले हमें दोनों के, अगर हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, मान लो पहले जो सिलेंड्रिकल ओवरहेड है उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो 22/7 इंटू आर, देखो इसको भी अगर हम लोग उसी से करें ना, रुक जाओ, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है 2 मीटर्स, तो 2 इंटू 2, और हाइट कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7, ठीक है, तो 7 से 7 चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 22 इंटू 4 44, 44 इंटू 2 इक्वल्स टू 88 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 88 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच कितना होता है 5.5 इंटू 4 इंटू 6, तो 5.5 इंटू 4 इंटू 6 अगर हम लोग इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 से 24, से 24 इंटू 5.5 इक्वल्स टू 132, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 132 मीटर क्यूब, ठीक है, 132 मीटर क्यूब्स। तो L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा 132 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है, ये टैंक है और ये सिलेंडर है, इसमें डिफरेंस कितना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो तो उन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो डिफरेंस कितना है 132 माइनस 88 कितना हो जाता है 132 माइनस 88 इक्वल्स टू 44 मीटर्स, 44 मीटर। तो 44 अपॉन जो बेस है, बेस किसको ले रहे हैं हम लोग, इसको ले रहे हैं 132, तो बेस कितना हो रहा है 44 अपॉन 132 कितना हो रहा है, ये अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 1/3 हो रहा है, 1/3, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये कितना ओवरहेड टैंक कंप्लीटली फिल कर रहा है 1/3, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज है। कमल अ बॉय रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप, 17 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। उसके बाद इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम इज, देखो सबसे पहले क्या कि 17 फ्रॉम टॉप है, 17 फ्रॉम टॉप है, तो उससे आगे बॉयज कितने हैं, तो अगर हम लोग उसमें से गर्ल्स हटा देते हैं, 9 गर्ल्स उससे अहेड है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो उससे अहेड होंगे वो होंगे 8, बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो उससे अहेड हैं वो है 8। अब उससे पीछे कितने बॉयज होंगे, तो 20 बॉयज टोटल है। देखो कैसे टोटल बॉयज 20 है, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो 60 स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज हैं, तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 60, तो 3x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20, x जो है वो बॉयज हैं, 2x जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ का नंबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो बॉयज़ टोटल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कमल से अहेड कितने बॉयज़ हैं 8 बॉयज़ हैं, तो कमल से पीछे कितने बॉयज़ होंगे, तो 12 में से 20 में से अगर 8 हटा देते तो आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे वो उससे पीछे होंगे, वो होंगे 12। बात समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कैसे निकाले वो भी समझ में आ गया कि इसमें लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़ का x मान ले, गर्ल्स को 2x मान ले, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 60 हो गए, तो 3x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 20, x क्या था बॉयज़ था, अगर गर्ल्स निकालना हो तो 2x कर देंगे, दैट इज़ 40, तो गर्ल्स 40 हैं, बॉयज़ 20 है, ठीक है। तो इससे कितना हो जाएगा, हमें आंसर आ जाएगा दैट इज़ 60, ठीक है। और इसी से अगर हम लोग नंबर ऑफ बॉयज़ जो कमल से अहेड है वो है 8, क्योंकि 9 गर्ल्स अहेड हैं, तो बॉयज़ कितने अहेड होंगे 8 होंगे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं वो है 20, और उसमें से अगर हम लोग 8 माइनस कर देते तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल की तरफ। A एंड B वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ, A और B जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अराउंड वॉक करते हैं। दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। A एंड B वॉक एट अ स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर एंड 3 राउंड्स पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। A जो है वो 2 राउंड्स की स्पीड में भागता है, B जो है वो 3 राउंड पर आवर की स्पीड में भागता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM, ठीक है। ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं 8 बजे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इधर की तरफ जा रहा है और ये एक इधर की तरफ जा रहा है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में घंटे कितने हैं, टोटल घंटे कितने हैं, 8 AM से लेके 9:30 बजे के बीच में कितने मिनट्स बैठ रहे हैं, तो टोटल मिनट्स बैठ रहे हैं वो 90 मिनट्स बैठ रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट्स के वो लोग दोनों वॉक करते हैं, 90 मिनट्स के दोनों वॉक करते हैं, ठीक है। मान लो एक सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस हम 120 ले लेते हैं, मान लो 120 ले लेते हैं, जस्ट अज्यूम, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई भी आप नंबर चाहो तो ले सकते हो। मैं 120 ले रहा हूँ ताकि सिंपली हो सके इक्वेशंस, ठीक है। तो ए जो है वो 2 राउंड्स लेता है,
ए जो है 1 घंटे में 2 राउंड लेता है, 1 घंटे में ए जो है वो 2 राउंड लेता है, तो 1 घंटे में ए कितने राउंड्स ले रहा है, 1 घंटे में वो ए कितना दूर जा रहा है, ए कितना दूर जा रहा है, 2 राउंड्स पर आवर, 2 राउंड्स पर आवर जा रहा है ए, ठीक है, 2 राउंड्स पर आवर। तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 120 इंटू 2 राउंड्स ले रहा है वो, क्योंकि 120 मान लो मीटर का है, 120 मीटर का वो पार्क है और उसको वो 2 बार कर रहा है 1 घंटे में, तो वो कितना मीटर चल रहा है, 240 मीटर चल रहा है 60 मिनट में। बात समझ में आ गई, 240 मिनट चल रहा है वो 60 मिनट में। बी कितना चल रहा है, 3 राउंड ले रहा है, तो 3 राउंड मतलब कितना हो गया, 3 राउंड मतलब हो गया 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 यानी वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है 360 अपॉन 60, ठीक है, 60 मिनट में वो 360 मीटर चल रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों की स्पीड हमें पता चल गई, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है। अब दोनों की स्पीड, अगर वो लोग दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस होती है, ठीक है, दोनों की स्पीड प्लस होती है, ए प्लस बी। तो 240 प्लस 60 प्लस 360 अपॉन 60, ये बात समझ में आ गई। देखो 360 अपॉन 60, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को काट लेते हैं, मान लो काट लो, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 6, 24 प्लस 36, 24 प्लस 36, तो 24 प्लस 36 इक्वल्स टू 60, तो ये दोनों कितना हो गया 10। तो वो लोग कितना 10 की स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, वो लोग 10 मीटर पर मिनट की स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, वो लोग इतने की स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार वो लोग कब मिलेंगे, पहली बार वो लोग मान लो 120 मीटर का वो पार्क है और वो लोग 10 मीटर पर मिनट की स्पीड में चल रहे हैं, तो पहली बार वो लोग कब मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे 12 मिनट में, पहली बार मिलेंगे वो लोग 12 मिनट में, और टोटल 90 मिनट में वो लोग कितनी बार मिलेंगे, 12 मिनट में वो लोग पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार वो मिलेंगे 24 मिनट में। वैसे अगर 12 को 90 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 12 को अगर हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं तो 12 7 जा 84, 6 मिनट, मतलब 6 का भी और फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन 7 बार तो वो लोग मिनिमम मिल चुके होंगे। तो टोटल वो लोग कितनी बार मिनिमम मिल चुके होंगे, तो वो हो जाएगा 7 टाइम्स दे हैव एटलीस्ट मेट ईच अदर। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। W can do 25% of a work in 30 days। अब W जो है वो 25% of a work in 30 days करते हैं। X can do 1/4 work in 10 days। X जो है वो 1/4 वर्क करता है, वो भी 10 दिन में। Y can do 40% of work in 40 days and Z can do 1/3 of the work in 13 days। ठीक है, who will complete the work fastest? सबसे पहले क्या, W कितना काम करता है, 25% काम करता है 30 डेज में। 25% काम करता है वो 30 डेज में, तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 30 इंटू 4, ठीक है। तो इसको कितना, W को कितना दिन लगेगा, 120 डेज लगेगा, क्योंकि 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब X कैन डू 1/4 वर्क इन 10 डेज। X जो है 1/4 वर्क 10 दिन में कर रहा है। 1/4 वर्क अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, इंटू 4 कर दो, और 10 दिन में कर रहा है तो इंटू 4 कर दो, तो एक वर्क को काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, उसको लगेगा टोटल 40 डेज, इसको लगेगा 40 डेज, ठीक है। अब Y को ले लो, Y जो है वो 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज करता है, यानी Y जो है वो 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज करता है, इक्वल्स टू 40 डेज करता है। तो अगर उसे 100% काम करना हो, उसको अगर 100% काम करना हो तो उसको कितना दिन लगेगा, अगर 100% काम करना हो तो उसे कितना दिन लगेगा, सीधा सवाल है। 40% वर्क वो 40 डेज में करता है, तो 100% वर्क को कितना दिन में करेगा, वो 100 डेज में करेगा, वो 100 डेज में करेगा, ठीक है। 40% वर्क अगर कोई 40 डेज में कर रहा है तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा, 100 डेज में करेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद जेड जो है वो 1/3 वर्क 13 डेज में करता है, 13 डेज में करता है, तो 1 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, वो इंटू 3 कर देंगे, दोनों साइड 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39 और ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 वर्क करने में उसे 39 डेज लगेगा। तो Z जो है वो 1 वर्क करेगा 39 डेज में। तो हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले वो वर्क कौन कंप्लीट करेगा, वो 39 डेज वाला करेगा, क्योंकि सबसे कम तो 39 डेज है, सबसे कम तो 39 है, सबसे कम जो है Z करेगा, फिर उसके बाद X करेगा, उसके बाद Y करेगा और उसके बाद W करेगा। तो ये उनकी स्पीड की रेशियो हो गई। तो सबसे फास्ट कौन करेगा, वो है Z, ठीक है, सबसे फास्ट Z करेगा। उसके बाद अ सर्टेन फैमिली मंथली इनकम, देखो यहाँ पर लिखा है क्या है, मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन फैमिली इज 10,000, ठीक है, एवरेज जो है वो 10,000 है, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन in the same family if the income of one person is increased by 1,20,000 per year। देखो 1,20,000 पर ईयर उनका इंक्रीज हो रहा है, 1,20,000 पर ईयर, मतलब एक पर्सन का किसी भी, मान लो एक पर्सन है जिसका सैलरी मतलब मिनिमम सैलरी एवरेज जो है वो 10,000 आ रहा है, ठीक है, घर का जो एवरेज आ रहा है वो 10,000 आ रहा है, ठीक है, 10,000 आ रहा है। अब
वो 10,000 एक पर्सन का आ रहा है, तो 5% का कितना आ रहा है, 5% का आ रहा है 50,000। कितना आ रहा है, 50,000। बात समझ में आएगी, 50,000 आ रहा है। लेकिन ये कितना आ रहा है, ये 1 मंथ में आ रहा है, 1 मंथ में आ रहा है, ठीक है, 1 मंथ में आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 1 मंथ में आ रहा है। तो 1 ईयर में कितना आएगा, तो 50,000 इंटू 12 आएगा, इंटू 12 आएगा, तो सम नंबर्स आएगा, दैट विल बी 60 एंड देन 2 3 4 1 2 3 4 इतना नंबर आएगा। अब उसमें एक पर्सन का सैलरी जो है वो 1,20,000 बढ़ जा रहा है। 1,20,000 अगर उसका सैलरी बढ़ जा रहा है, ठीक है, 1,20,000 उसकी सैलरी अगर मान लो बढ़ जाती है, ठीक है, 1,20,000 उसकी सैलरी अगर मान लो बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है, उसकी सैलरी इतनी बढ़ जा रही है। रुक जाओ, इसको दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो, अगर किसी भी एक पर्सन की सैलरी 12 लाख रुपए 1,20,000 अगर उसकी सैलरी बढ़ रही है, अगर कोई भी मंथ में 1,20,000 उसकी सैलरी हर साल में बढ़ रही है, तो एक महीने में कितना बढ़ रही है, एक महीने में वो बढ़ रही है 12 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हो तो वो 10,000 के आसपास आ जाता है। कितना आ जाता है, 10,000 के आसपास आ जाता है। और 10,000 जो है वो 5 में डिवाइड होगा, 5 में डिवाइड होगा तो हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को 2,000 मिलेगा, हर एक को 2,000 मिलेगा। पहले हर एक को 10,000 मिल रहा था, अब 2,000 और मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, एवरेज इनकम 12,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो, ये एक ईजी तरीका था, आप चाहो तो उसे लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने वो शॉर्ट प्रोसेस को, मैंने लॉन्ग प्रोसेस को नहीं समझाया, जानबूझ के नहीं समझाया, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी हो रहा था, ठीक है। देखो, अगर आपको फिर से समझना है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो, एक पर्सन का मान लो ABCDE 5% है फैमिली का। हर एक पर्सन जो है 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। कितना कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। उसमें से मान लो ई का एक साल में 1,20,000 रुपये बढ़ जाता है। 1,20,000 रुपये पर ईयर लिखा है, देखो यहाँ पर पर ईयर लिखा है ना, तो एक साल में उसका 1,20,000 रुपये बढ़ जाता है। तो एक महीने में कितना बढ़ेगा, एक महीने में उसका 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो पहले पूरे फैमिली की इनकम कितनी थी, 10,000 इंटू 5 थी, तो इक्वल्स टू 50,000 थी, अब 10,000 और ऐड हो रहा है, क्योंकि ई का एक महीने का सैलरी बढ़ रहा है 10,000 से, तो 10,000 और ऐड हो रहा है, तो उसका कितना हो जा रहा है, 60,000 हो जा रहा है। तो 60,000 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 मेंबर्स हैं, तो एवरेज जो है वो 12,000 के आसपास आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 12,000, ठीक है। मैं इस प्रोसेस से भी समझा सकता था, इस प्रोसेस से भी अगर आपको समझ में आएगा तो आप बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। 78 नंबर, इन अ रेस अ कंपटीटर हैज टू कलेक्ट 6 एप्पल विच आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ट्रैक एंड अ बकेट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रैक, ठीक है। एक ट्रैक का बिगिनिंग में एक बकेट रखा गया है, ठीक है, विच इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। द कंडीशन इज दैट द कंपटीटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट अ टाइम, रन बैक with it and drop it in the bucket. If he has to drop all the apples in the bucket, how much distance he has to run if the bucket is 5 meters from the first apple and all other apples are 3 meters apart? देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है कि 6 एप्पल्स रखे गए हैं, 6 एप्पल्स रखे गए हैं, और हर एक एप्पल्स जो है वो 3-3 मीटर, मतलब हर एक एप्पल जो है कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पे रखा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एक एप्पल जो है वो 5 मीटर पे रखा गया है, ठीक है, एक एप्पल 5 मीटर पे रखा गया है। अगला जो एप्पल रखा गया है वो 8 मीटर पे रखा गया है। उसके अगला जो एप्पल रखा गया है वो 11 मीटर पे रखा गया है। उसके अगला जो एप्पल रखा गया है वो 14 मीटर पे रखा गया है। उसके अगला जो एप्पल रखा गया है वो 17 मीटर पे रखा गया है, और उसके अगले जो एप्पल रखा गया है वो 20 मीटर पे रखा गया है। इस तरीके से हम 6 एप्पल्स रख देंगे। कैसे, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, 6 एप्पल, और हर एक एप्पल जो है वो 3-3 मीटर का डिस्टेंस में है। देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 3 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का बीच में देखो 3 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का बीच में देखो 3 का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस, 3 का डिस्टेंस, 3 का डिस्टेंस। तो मैंने 3 का डिस्टेंस रखा लिया है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि वो इतना डिस्टेंस, तो पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वापस वो यहाँ आएगा, फिर वहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ वापस जाएगा। मतलब अगर मान लो हम लोग सारे का मिला के एक बार कर लेते हैं और उसको इंटू 2 कर देते हैं तो भी तो हो जाएगा। तो अगर 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 अगर हम लोग इस सबको ऐड कर लेते हैं
तो हमें कितना मिल जाता है, कितना अमाउंट मिल जाता है, हमें मिल जाता है 75 मिल जाता है, ठीक है, हमें मिल जाता है 75 और 75 इंटू 2 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 150 मिल जाता है। तो 150 मीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ 1 मीटर डायमीटर 1 मीटर। देखो डायमीटर 1 मीटर का है, अगर डायमीटर 1 मीटर का है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 0.5। एक चीज याद रखना, डायमीटर इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू डी, तो r इक्वल्स टू डी अपॉन 2, डी कितना है 1 है, तो r कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो डायमीटर से हमें एक बात समझ में आता है कि रेडियस कितना हो गया। मार्क्ड विथ 4 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट। द रेडियस ऑफ रेड बैंड इज 0.20। अब रेडियस ऑफ रेड बैंड जो है वो 0.20 है। विड्थ ऑफ ऑल रिमेनिंग बैंड इज इक्वल। अब ऑल रिमेनिंग बैंड इक्वल है, ठीक है। इफ आर्चर थ्रोज एरो टुवर्ड्स द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल फॉल इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। अब एरो जो है वो फेंका गया है और सब इक्वल बैंड का है, तो सबका इक्वल चांस होगा और सबका इक्वल चांस होगा। तो अगर हमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ रेड, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ ऑल, ठीक है, एरिया ऑफ ऑल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, या एरिया ऑफ टोटल। तो अगर हम एरिया ऑफ रेड निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेड अपॉन एरिया ऑफ ऑल, तो एरिया ऑफ रेड कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ऑल कितना होगा वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस में जो आर होंगे वो डिफरेंस होंगे, पाई से पाई कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर का डिफरेंस लेंगे, आर का डिफरेंस कितना होगा, रेड का रेडियस कितना है 0.20 मीटर, तो 0.2 इंटू 0.2 और आर इस आर टोटल आर्चरी का जो रेडियस है वो कितना है, वो 0.5 है, तो टोटल 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 4/25 इंटू 4 इक्वल्स टू 16/100 दैट इज 0.16%, तो इट इज द आंसर इज 0.16। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अ पर्सन अलाउज अ 10% डिस्काउंट फॉर अ कैश पेमेंट from the mark price of a toy and still he makes 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked 770? देखो सबसे पहले क्या कि 770 का 10% निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका उतना तो वो उसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 770 का उसने 10% का वो उसने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया तो वो कितना हो गया 77, तो 77 रुपीज़ अगर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 770 माइनस 77, तो उसने कितने पे बेचा है, 693 में 1% को बेचा है, और 693 में भी बेच के उसको 10% का फायदा हो रहा है। तो 10% का अगर उसे फायदा हो रहा है तो 110% में कोई भी सामान है, मान लो कोई सामान है 100 रुपए का है और उसने 110 में बेच दिया तो उसे 10% का फायदा हो रहा है। तो वही बात है कि कोई एक सामान है उसकी वैल्यू x है, वो 693 में बेच रहा है और उसे 10% का फायदा हो रहा है, तो उसका कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, कितने परसेंट का वैल्यू हो गया उस सामान का, 110% का हो गया। तो 110% ऑफ 110% ऑफ x इक्वल्स टू 693, क्योंकि 690 x का जो सामान मान लो, देखो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो 693 में वो सामान है, 693 का उसने बेचा है, तो कितने में बेचा है वो 693 में बेचा है, और उसे फायदा कितने का हो रहा है 10% का अब भी फायदा हो रहा है। क्यों लिखा है स्टिल ही मेक्स 10% गेन, तो वो सामान का 110% में बेचा होगा। मान लो सामान 100 रुपये का है तो उसने 110 में बेचा होगा, तभी तो उसे फायदा हो रहा होगा, तो उसे 110% ऑफ सामान इक्वल्स टू 693। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 693 इंटू 100/110, ये बात समझ में आ गई, इक्वल्स टू x। और जब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 693, इसका 630, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 630, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 630। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 630। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जो 2016 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, आप
व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीचर्स कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपको समझा देंगे। इसी नोट पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत करने का थोड़ा सा फल तो दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी नोट पर पढ़ते रहिए और ज़्यादा पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए बाय, जय हिंद।